তাকে দেখিনি, দূরে ভেবেছি তোমার recorded. কাছে তাকে Arana, Atana. দেখিনি, সুরে ভরেছো আমার ভালোবাসো জানিনি, সুরে ভরেছো আমার ভালোবাসো জানিনি, কাছে তাকি দেখিনি, তুমি ছিলে আমি ছিলুম, তুমি মধু আমি কুসুম, আম আম তুমি ছিলে আমি ছিলুম, তুমি মধু আমি কুসুম, জড়তা ভেবেছিলুম, জড়তা ভেবেছিলুম, আমার আমি কে বুঝিনি, আমার আমি কে বুঝিনি, কাছে তাকিয়ে দেখিনি, দূরে ভেবেছি তোমায় কাছে তাকিয়ে দেখিনি, তুমি জানালে নিজে আমি তোমারই যে আম আম তুমি জানালে নিজে আমি তোমারই যে, যে আমায় মনন খোঁজে, যে আমায় মননে খোঁজে, তাকে আরো কাছে মানি, তাকে আরো কাছে মানি, কাছে তাকিয়ে দেখিনি, দূরে ভেবেছি তোমার কাছে তাকিয়ে দেখিনি, সুরে ভরেছো আমায় ভালোবাসো জানিনি, কাছে তাকিয়ে দেখিনি। और कीर्तन। यस दादा, कीर्तन। बाबा नाम केवलम, 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 बाबा नाम केवलम। परमपिता बाबा की जय। जय। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, हमारे वेलकम दीदी। बीच में मुदिता दीदी हैं, 62 एज के हैं, बाबा के टाइम से दीक्षित हैं। बाबा के सामने बहुत बार उनको अपॉर्चुनिटी मिला प्रभात संगीत प्रेजेंट करने का, एंड बाबा के साथ वेरियस बहुत सारे मोमेंट उनके बाबा के साथ उन्होंने बिताए हैं। बहुत ही सुंदर अनुभूति उनके साथ रहा है। लाइफ
नॉट लाइक एक जैसा है, खूबसूरत परियों की कहानी जैसी नहीं होती है। बहुत बार आप बहुत सुंदर मोमेंट, सम टाइम टफ टाइम भी आपके जीवन में आता है, एंड उन सारी अच्छे और टफ मोमेंट के बीच में दीदी ने अपने आप को बाबा के साथ कैसे जोड़ करके रखा, ये सारी चीजें मैं नहीं, दीदी खुद अपने शब्दों में हमारे सामने प्रेजेंट करेंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए मुदीदा दीदी को अपने मंच पे उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार दीदी। दीदी। दीदी, आपको वेलकम करने से पहले मैं एक और चीज आपको बता दूं कि आपको तो मैं ऐसे फेसबुक पे और हर जगह फ्रेंड है, मैं जानती हूँ। बट आपका जो पोता है या शायद आपका बेटा है, बेटा। यूएसए में, प्रतीक, प्रतीक जी जी, प्रतीक योर सन। तो मेरी बेटी यूएसए में है, और जी। ये लोग काफी एक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं वहाँ के सारे एक्टिविटी में, बाबा के। एंड योर सन इज सो डिवोटी। वो बच्चा हर एक्टिविटी में, It's, हर जगह वो you can अवेलेबल। see my finger pointing. It's Baba's grace. So there is nothing very special about us. It's about Baba. यस यस दीदी। तो मैं इसीलिए मैं उसके बारे में बोलना चाह रही थी, क्योंकि जैसे दीदी ने मुझे बताया, तो मैं जब प्रतीक की मदर बोली तो मैं उससे आपको पहचानी कि ओके, प्रतीक की मदर। सो डेफिनेटली, एंड माय सिस्टर कि अरे प्रतीक इतना अच्छा बच्चा है, हर बाबा के इसमें ये लोग लीड करते हैं, मेरी बेटी और ये प्रतीक का इस और तरह। मैं वो पोर्टलैंड में है, वहाँ कई मार्गी हैं, बट मेरी डॉटर सियाटल में, शी इज ऑल्सो वर्किंग लाइक प्रतीक। और वो मतलब वो पूरा यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पे नहीं है, बट ऑन सियाटल लेवल शी हैड मेड मेनी, मतलब वो अभी मार्ग में एज सच नहीं आए हैं, बट दे आर डूइंग कीर्तन, और वो मतलब एज अ मेडिटेशन उन्होंने शुरू किया है, मतलब दे आर जस्ट पेनिट्रेटिंग इनटू द जी वो पूरा। और में तो बहुत से अमेजोन के और इन लोगों को अपने में मिला रहे हैं, और बहुत मजा आ जी रहा है जी 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 दीदी। जी जी। तो दीदी मैं अब आगे मूवमेंट करूंगी, आगे चलना चाहूंगी, और मैं सुनना चाहूंगी कि आप सब लोग भक्त जुड़े हैं हम लोगों के बीच में, और हर कोई जानना चाहते हैं कि वो आपके जीवन उसमें के तो मैं मोमेंट। कहूंगी कि भक्त की नामी जानी ना महामुनि। वो तो हम नहीं जानते, पर ये मालूम है कि बाबा ने हम लोगों को लगा रखा है, और हम जी लोग। जी हाँ। जी, ठीक है बिल्कुल सही, बिल्कुल दीदी। जी आज जी मैं चाहती शुरू करती हूँ बाबा का जी स्मरण। जी। दीदी, हमारा तो ये कुछ कहिए कि हमारे फादर का, हम लोग तो ये मानते हैं कि हम लोग के फादर और बाबा की कृपा की वजह से हम लोग मार्ग में आए, और ये थर्ड जनरेशन भी बाबा की कृपा से ही आ गई। तो इसमें बहुत बड़ा ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे प्रभु का बहुत बड़ा ग्रेस है कि वो उन्होंने हम लोग को अपने, बिल्कुल नकारे बच्चे हैं तब भी उन्होंने अपने को प्यार में हम लोगों को सिंचित कर रखा है। बात उन दिनों की है कि हम लोग 1964-65 की होगी, हम 2 साल या 2.5 साल 3 साल के मैक्सिमम होंगे। तो हमारे फादर के पास चिदघनानंद दादा आए। उन्होंने कहा कि मुझे जरा एक लेक्चर लेना है, वो प्रचार के पर्पज से आए थे। तो वहां पे कोई मार्गी नहीं था, तो पापा ने कहा कि ठीक है, लेक्चर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। तो उन्होंने, चूंकि वहाँ सारे इंजीनियर्स थे, तो उन्होंने टॉपिक भी वैसा चुना कि वेव थ्योरी पे। तो एक्चुअली बचपन में कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि मेरे फादर को ये लगता था कि अरे एक पत्थर पहनने से कैसे आदमी को अफेक्ट करता है, जन्म पत्री मेरी उस आदमी को क्यों असर करेगी। तो ये सब कई थॉट्स उनको आते थे कि ये सब फार्स है कि रियलिटी है। जब चिदघनानंद दादा ने वेव थ्योरी पे कहा, तो मेरे फादर के जो प्रश्न थे उसका आंसर मिल गया। पापा ने कहा कि वाकई इसमें कुछ फिलॉसफी में इसके जिस्ट है, और इसको हमको करना है। तो चिदघनानंद दादा आए, और आप जानती हैं कि जैसा इन्वायरमेंट होता है घर का, कि एक रिचुअल वाला पूजा ज्यादा होती है कि आप रामायण पढ़ ली, कुछ भक्त की भजन गा लिए, उस टाइप का एटमॉस्फेयर तो था, सात्विक एटमॉस्फेयर था।
पर ऐसा नहीं था कि वो आपने आंख बंद करके मेडिटेशन, और वो मेडिटेशन आपने जैसे एक हिंदू के उसमें था कि बुद्ध भगवान वो मेडिटेशन करने गए तो जंगल में चले गए और ये। तो जब मेरे फादर को चिदघनानंद जी ने साधना दी तो एक एकांत कमरे में बैठ के, तो मम्मी बड़ा ताज्जुब कर रही कि ये है क्या चीज, आखिर ये क्यों अलग कमरे में, और ऐसे कहीं मेरे फादर रेक्लूज ना हो जाए। तो वो जब साधना करने बैठती थी तो मम्मी कहती थी ये भाई उठो, तुम क्या ये ढोंग पोंग कर रखा, हटो। तो मेरे पापा को भी हंसी आती थी, लेकिन हाँ, फिर इस मुश्किल से 5-6 महीने में हम लोग सारे ही लोग को दीक्षित कर दिया गया। हम लोग को नाम मंत्र मिला, मम्मी को दीक्षा मिली, और ये, और सारे लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर उसी दौरान एक दादा आए, उन्होंने कहा कि बाबा शायद आनंद नगर से आने वाले थे, और वो उनके लिए रांची में एक गेस्ट हाउस आप बुक करवा दीजिए। उस समय तक हम लोगों के बाबा से पर्सनली नहीं मुलाकात हुई थी, तो पापा ने गेस्ट हाउस अमझरिया में बुक करवा दिया। तो वहां पे आप कहिए कि वो एक हिस्टोरिकल आनंद मार्केट था कि उस वहां पे बाबा ने बाबा नाम केवलम कीर्तन दिया, और सुनते हैं कि वो एक अलग ही वाइब्रेशन था और माहौल था। फिर हम लोगों का पटना ट्रांसफर हो गया, और जैसा आप बताते हैं कि जब साधना के मार्ग में आप आगे चलते हैं तो आपके संस्कार भोग भी बहुत जल्दी आपके सामने आएंगे ही। तो उससे मतलब मेरे फादर घबराते नहीं थे, पर आप ये सोचिए कि इनकलाब जिंदाबाद तो हम लोगों ने ऐसा सुनते सुनते बड़े हुए कि जिस दिन नहीं होता था तो मम्मी कहती थी आज बड़ा कुछ सन्नाटा लग रहा है। वैसा माहौल हम लोगों ने हमेशा देखा। तो पटना ट्रांसफर हो गया, इनकलाब जिंदाबाद वहां पे भी नारे होने लगे, क्योंकि ही वॉज वेरी मॉरलिस्ट, ऑनेस्ट। तो ये सारे डेडली कॉम्बिनेशन थे जो जल्दी चलते नहीं है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, उस समय नहीं चलते थे। तो ऑनेस्ट भी थे, मॉरलिस्ट भी थे, बोल्ड भी थे, कोई तरफ से तो वैसे नहीं थे कि मोल्डेबल नहीं थे। तो पटना आए तो आप ये सोचिए कि वो स्ट्रगल ने पापा को कॉन्स्पिरेसी में ऐसा वो किया कि पापा के ऊपर मर्डर चार्ज लगा दिया लोगों ने, और सारे पेपर्स में, इवन ब्लिट्स एक करके उस जमाने में एक पेपर आता था उसकी, हम तो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तो वहां पे लिखा था अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड क्रिमिनली असॉल्टेड हिज जूनियर इंजीनियर। तो हम लोग बहुत छोटे थे, तो हम लोग को उतना वो लगा नहीं कि वो पापा के ऊपर मर्डर चार्ज लग गया है। मतलब इट वाज लाइक, क्योंकि पापा में कोई वैसा घर में टेंशन नहीं था या कुछ नहीं था, तो हम लोग भी उसको बड़ा लाइटली ले रहे थे। फिर बाबा पटना आए तो हम लोग भी गए कि बाबा आए हैं, तो वो लेडी स्टीवेंस हॉल में वहां पे वो हो रहा था बाबा का प्रवचन। तो बाबा सेंट्रल वाले जो गेट था, सेंटर का गेट, उससे आते थे और डायस पे जाते थे। बाबा का पैर छूना अलाउड नहीं था, वो पहली बार मालूम हुआ वहां पे, फर्स्ट टाइम ही मुलाकात थी। तो एक तरफ लेडीज बैठी हुई थी, एक तरफ जेंट्स थे, और मेरे फादर बैठते नहीं थे, तो वो एक साइड वाले गेट पे खड़े होके बाबा का प्रवचन सुनते थे। हम लोग और चारों, मम्मी और चारों बच्चे जमीन पे बैठ के बाबा को देखते थे। अच्छा, जब मम्मी ने पहली बार बाबा को देखा तो अनकंट्रोलेबल आंसू आने लगे, और वो चिल्ला के बाबा 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 करने लगी। और मन में ये भी उनको बड़ी शर्म आ रही थी कि भाई ये ऐसे क्या कर रहे हैं, और मतलब कंट्रोल नहीं हो रहा है, लोग सोचेंगे क्या बात है, ये औरत क्या हो गया है। अब वो कंट्रोल कर रही है पर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। खैर, तभी फिर बाबा स्टेज से जब उतरे तो उधर से मेरे फादर की तरफ से गए और ऐसा करके टच किया। उसके पहले हम लोगों ने बाबा को देखा भी नहीं था। तो जो पुराने जमालपुर के लोग थे बोले अरे ये किसको बाबा ने छू दिया है, ये तो मार्ग में कोई हम लोगों ने जानते भी नहीं ये कौन है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन लोगों को मेरे पापा का ऐसे हुआ कि बाबा ने उनको एक नए मार्गी को कैसे टच कर दिया। तो हम लोग को ऐसे, मम्मी को भी नहीं लगा कि ऐसा बाबा ने टच कर दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। फिर पापा के साथ हम लोग उठ जाने के लिए थे, तो पापा खड़े थे, थोड़ी भीड़ निकल रही थी तो पापा खड़े थे।
तो बिंदेश्वरी दादा थे, वो पापा के फर्स्ट नेम लक्ष्मण है, तो बोले लक्ष्मण लक्ष्मण। तो मेरे फादर ऐसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखे कि ये तो आदमी कोई मेरा जानने वाला नहीं है, तो पापा को लगा कि शायद कोई और लक्ष्मण भी होगा यहाँ पे, उसको आवाज लगा रहे हैं। तो फिर पापा पलट गए दूसरी तरफ, तो बोले अरे अग्रवाल साहब आप ही को बुला रहे हैं। तो पापा ने कहा जी जी हाँ बताएं। तो बोले कि फिर उन्होंने कहा कि अरे उस समय मर्डर चार्ज लगा ही हुआ था और पापा फाइट कर रहे थे। बोले अरे डीपी सिंह तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा, मॉरलिस्ट का कोई बिगाड़ सकता है, वो तो पी के टुन रहता है, और ऐसे इशारा किए। फिर बोले हम आज तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे, खाना खाएंगे। तो अब विंदेशी दादा, आप जो पुराने मार्गी उनको सबको पता है कि वो सेंसेस में ज्यादा नहीं रहते थे, उनको पकड़ के ही उठाना। मेरे पापा उनको उठा के लेके गाड़ी में बैठाए और ले आए घर। अब वहां पे उन्होंने पापा को बहुत तेज हग किया, गले मिल गए। और मेरे पापा का कहना था कि वो उनके हग करने से उनके जो सांस की जो नाड़ियों की आवाज थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों बैल रंभा रहे हैं। ये मेरे फादर की, मतलब उनका ही वर्ड्स में, कि सैकड़ों बैल रंभा रहे थे उनके अंदर। तो फिर उसके बाद उन्होंने कई चीजें, एक माली काम कर रहा था तो बोले कि ये जो माली है वो तुम्हारे पूर्व पूर्व जन्म में तुम्हारा गुरु भाई था, और वो भी बड़ा संस्कारी था। और 1 महीने की साधना में उसको घंटी और पता नहीं ध्वनियां बहुत सुनाई पड़ने लग गई, और वो ऐसा हो गया था कि 3-4 बजे से उठ के साधना करने लग गया, और बहुत डेडिकेटेड था। उतना डेडिकेटेड मेरे फादर भले ही नहीं होंगे, पर वो माली बहुत डेडिकेटेड हो गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि बाबा ने कहा कि हम तुम्हारे साथ फील्ड वॉक में जाएंगे। तो पापा रात में गाड़ी लेके गए उनको लेके, मतलब बाबा उनको बिल्कुल अपनी तरफ खींच रहे थे, और मतलब इतना अपॉर्चुनिटी मिली कि वैसे। तो फिर बाबा कई चीजें पूछते थे, बताते थे, ऐसे ये चलता रहा। फिर बहुत सानिध्य मिला, मेरे फादर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। फिर पता उस समय जब बाबा पटना में थे तो बहुत सारे वो प्रोग्राम्स होते थे और इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि आनंद मार्ग में कोई ऐसा बहुत हमें नहीं लगता कि रिच फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड का थे। सब हैंड टू माउथ सर्विस क्लास या लोअर मिडिल क्लास, मिड, या कहेंगे कि पुअर, मतलब जस्ट पॉवर्टी लाइन में ही थे। तो वो सब थे, और इम्पॉसिबल टास्क की चिल्ड्रन होम हेल्दी हो जाना चाहिए, 50 बच्चे हो जाने चाहिए, टारगेट्स ऐसे ऐसे, आज स्कूल ऐसा बन जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए, प्रेस अपना होना चाहिए, मतलब एवरीथिंग। पता नहीं वो कैसे होता था, लेकिन हो भी जाता था काम। फिर वो उस दौरान जो भी कलेक्शन था उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स था। बाबा कहते थे स्लिप काट के देना है और काउंटर उस पर भरना है। तो किसी गरीब आदमी, कोई बहुत ही गरीब था, तो उसने 4 आने दिए। तो दादा ने सोचा कि यार, ये मना भी कर रहे थे कि अरे तुम मत दो मत दो, तो वो बोला नहीं दादा हम भी देंगे। तो उसने 4 आने दिए। अब दादा ने उठा के उसको पॉकेट में रख लिया, सोचा अब इसके लिए स्लिप क्या काटेंगे। बाबा के पास पहुंचे, बाबा बोले तुम मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स कर रहे हो। सब लोग परेशान, कि वो दादा परेशान कि भाई बाबा हमारे तो ये सारा काउंटर। बोले क्यों, उसने तुमको 4 आने दिए थे, वो कहाँ लिखा हुआ है। तो बाबा ये लिखते हैं, और ये ऐसे हुआ। फिर क्या हुआ कि और आगे फिर ऐसे फिर बाबा ने धर्म महाचक्र में वहां पटना में था, वहां पे बाबा ने एक दादा को दिखाया ऐसे चक्र वगैरह छू के, तो कि ये देखो तुम यहाँ पे कितनी विदेही आत्माएं आके ये सुन रही हैं, जिनको शरीर नहीं मिला है बट दे आर स्टिल इंटरेस्टेड कि वो यहाँ आए और उनको अच्छा लग रहा है। तो देखा कि बहुत छोटे छोटे जुगनू से पीछे पंडाल में सब है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है कि
एक आदमी को कहा कि इसको जरा देखो ये क्या कर रहा है। तो तो वो जो था कि वो बाबा ये फॉरेन का था कोई, मतलब ओवरसीज मार्गी। तो वो अलग से खड़ा हुआ था। बाबा ने कहा कि देखो ये पूर्व जन्म में क्या था। तो दिखा कि अफ्रीका के जंगल में वो कूद फांद कर रहा है और बंदर है। तो बाबा ने कहा कि देखो तुमको इस जन्म में बहुत घमंड है, और देखो तुम क्या थे। तो फिर वो बेचारा बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला कि अच्छा बाबा हम ऐसे नहीं करेंगे। फिर ये ऐसा हुआ कि फिर मम्मी का पटना ही में जब बाबा थे उस दौरान 68 के ही आसपास की बात है। तो बाबा चिल्ड्रन होम के लिए जो था, बाबा ऑर्फनेज नहीं बोलते थे, क्योंकि बोले कि जब परम पुरुष हैं और वो कहीं नहीं, उनके पिता हैं, तो वो ऑर्फन नहीं है, कोई भी बच्चा ऑर्फन नहीं है, तो इसलिए उसको होम बोला। फिर मुठिया दान का कॉन्सेप्ट था कि सब लोग खाना बनाने के पहले एक मुट्ठी अनाज निकाल के देंगे, फिर दादा आके उसको कलेक्ट करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि दादा बहुत बिजी थे, तो वो उन्होंने किसी चिल्ड्रन होम के बच्चे को भेज दिया कि जाके तुम ले आओ। उस दिन बाबा बहुत फायर्ड, बहुत एंग्री, बोले कि वो बच्चा क्यों गया। बोले कि उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मैं मांग, बोले तुम गार्जियन हो, तुम्हारी ड्यूटी है, जाके तुम प्रोवाइड करोगे, बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, जैसे अपने घर के बच्चे होते हैं वैसे वो रहेंगे। तो मतलब बाबा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉवेल था उस जमाने के हिसाब से। अभी भी आप देखिए कि बहुत मतलब डिफरेंट। फिर मम्मी को खाना बनाने का मौका एक दो बार मिला। तो जब पहली बार मम्मी ने खाना बनाया, तो उस समय एक और लोग भी थे, 3-4 दीदियों ने मिलके बनाया था। तो खाना जब बनाया, काफी वैरायटी थी, एक दो सब्जी होगी, दही का रायता बनाया, ये सब था। एक पुरान गांव से कोई आदमी आया, वो गंदे से हंडिया उंडिया में लेके और पोटली में ऐसे बांध के, मतलब अनहाइजीनिक दादा को लगा, तो वो ऐसे पोटली में के बाबा के खाने में ये दही रख दीजिएगा। तो दादा को अच्छा नहीं लगा, बोले कि नहीं नहीं, बाबा का पेट वेट जल्दी अपसेट हो जाता है, तो नहीं खिलाएंगे ये दही। तो उन्होंने उस दही को बिल्कुल ही ऐसे जमीन में एक किनारे रख दिया। अब मम्मी लोग खाना वाना बनाई, बाबा के पास गया, तो बाबा ने कहा कि सुनो जी, आज हमको भूख नहीं लग रही है, तो हम खाना नहीं खाएंगे। अगर थोड़ी सी दही मिले, और वो भी 2 मिनट के अंदर, तो मैं खा लूंगा, नहीं तो मैं आज नहीं खाऊंगा। अब दादा के पसीने छूट गए कि कहीं से भेज के भी नहीं मंगा सकते, 2 मिनट का टाइम ऐसा दे दिया है और बाबा भूखे रह जाएंगे। तो उन्होंने फटाफट कहा कि अच्छा, वो एक दादा बोले कि अरे वो आदमी लेके आया था, वो देखो कहाँ है जमीन में। तो जमीन से उठा के कटोरी में परस के दिया गया बाबा को, हंडिया में से। तो बाबा ने कहा सुनो जी, ये तो दही का वैसा टेस्ट आ रहा है, क्या वो आया है? तो जी बाबा, फिर उनको पकड़ के लेके आया गया। अच्छा, जब वो सब बाबा से ये बात हो रही, अब मम्मी इधर सोच रही कि देखो हमने आज खाना बनाया, बाबा ने खाना नहीं खाया, तो शायद हम लोग बहुत पापी होंगे, इसीलिए ये लोग तो, और जमालपुर के लोग बहुत मतलब अच्छे पहुंचे हुए लोग हैं, हम पापी होंगे, इसलिए बाबा ने आज भोजन नहीं किया, मेरा छुआ हुआ खाना नहीं खाया। तो बाबा नेक्स्ट डायलॉग बोलते हैं कि देखो आज हमने खाना तो नहीं खाया है, पर आज का सारा खाना प्रसाद हो गया, तो इसलिए वो सबको बांट दो। तो मतलब आप सोचिए कि उसको मतलब बताया कि हमने आज इसको फिजिकली नहीं ग्रहण किया है, पर इसको हमने ग्रहण कर लिया। फिर मम्मी बहुत वैसे डेडिकेटेड थी, पैसे तो कम थे, पर चिल्ड्रन होम में बच्चे थे, जाड़ा हुआ तो हुआ कि स्वेटर पहनाओ सब बच्चों को, तो मम्मी रिडक्शन से ऊन लाती थी खूब सारा, उसको बिन बिन के 10-12 स्वेटर जाके दे के आती थी, ये सब काम होता था। फिर हर माह चक्र में हर वो गाने थे उस समय के, तो बड़े अजीब अजीब से भी गाने थे, भक्त लोग अपने मन से बनाते थे कि हमर बाबा सब कुछ जानी माने के पड़ी,
कितनो खोट छुपा के रखियो तनी छुपा नहीं पैबे, जब ही बाबा के सामने जेबे तुरंत ही डंडा खइबे। तो बाबा ऐसे बैठे हुए थे आंख बंद करके, और एक आध जैसे ही तुरंत ही डंडा खइबे तो बाबा को ऐसे एकदम से हंसी आ गई। तो सारा मतलब, और बिंदेश्वरी दादा ऐसे हल्ला मचा रहे हैं कि अरे पटना वाले, उन्होंने जो प्रवचन दिया तो उसमें कहा कि परम पुरुष ऐसे है, परम पुरुष ऐसे कहते हैं ये। तो वो बिंदेश्वरी दादा अलग से हल्ला मचा रहे कि क्यों नहीं कहते हो कि तुम हो भगवान, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, सबको पटना वासियों मत सुनना, ये झूठा है, पकड़ो इसको और ये सब। तो बाबा ने कहा बिंदेश्वरी, तो थोड़े 2 मिनट रुके, फिर वो चालू हो गए अपना भाषण देने लगे। तो फिर बाबा ने कहा तो फिर उसके बाद वो एकदम कंसंट्रेशन में चले गए और गिर पड़े। फिर ऐसा ही हुआ कि इमरजेंसी आ गई और बाबा जो थे वहां पे पटना में अरेस्ट हो गए। तो हम लोग उस समय धर्माचक्र के ही आसपास की बात थी। तो बाबा ने वो उस युग, बाबा हर युग का एक वो देते थे कि ये साधना युग है, ये छटैया युग है। तो उस साल उन्होंने कहा था कि ये छटैया युग है और छठवीं ऊपर से ही होगी। तो सब लोग यही सोच रहे थे कि हम छाटे जाएंगे, हम साधना नहीं करते, बाबा हमको हटा देंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। फिर बाबा जब अरेस्ट हुए तो सब लोग बहुत रो रहे थे, जमालपुर वाले भी काफी उदास थे। तो सब बाबा के पास, वो बाबा का शुगर लेवल बहुत बढ़ गया, तो सब लोग रो रहे थे कि बाबा का इतना तबीयत खराब हो गई है, ये है। तो बाबा को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था तो बाबा ने कहा कि आप किस तो बाबा ने कहा कि आप किस लैंग्वेज में सुनना चाहेंगे मेरा आर्ग्यूमेंट। तो उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश में बोलिए। तो बाबा ने दाऊ आर्ट फलाना ढिमाका जो शेक्सपियर इंग्लिश थी उसमें बोलना शुरू कर दिया। तो जज साहब को कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है आप हिंदी में ही बात करिए। तो बाबा ने फिर हिंदी में किया। फिर उसके बाद खैर अरेस्ट हो गए, इमरजेंसी चालू हो गई। अब वो जो था उसे बाबा तो जेल में थे, बाबा से मिलने जो थे और वो जैसे ही वो फिर उसमें सारा, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैसा कुचक्र चला था, सारे मार्गियों को एकदम तंग कर दिया गया था। तो वैसे हमारे फादर भी ऑफिस जब जाते थे तो उनको मिड टर्म में ट्रांसफर हो गया, तो वो आरा एक जगह है, आरा से पटना बाय ट्रेन जाते थे, रात में 11-12 बजे तक फिर वापस पहुंचते थे, क्योंकि हम लोग वहीं पे थे आरा में, और पापा को पटना ट्रांसफर कर दिया गया था। तो आरा पटना करते करते तो एक बार एक वो वाले ऑफिसर, विजिलेंस के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा अग्रवाल साहब यू आर द सेफेस्ट पर्सन इन बिहार। तो कैसे भाई? पापा बोले भाई कैसे? तो बोले कि आपके पीछे 2 सीबीआई के ऑफिसर और 2 क्रिमिनल चलते हैं। क्रिमिनल सोचते हैं कि मैं मार दूंगा इनको, सीबीआई वाले जानते हैं कि ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल जानता है ये पुलिस के हैं। तो बोले दोनों कुछ नहीं कर रहे हो, बोले आप निश्चिंत होके उससे बात कर रहे हैं, बोले कि और आपको पता नहीं है कि ये दोनों कौन है। तो पापा बोले अच्छा भाई हमें तो ये सब मालूम ही नहीं है। खैर उसके बाद फिर पापा आते जाते थे कई बार, दिल्ली से सीबीआई के लोग आए। तो पापा एक बार ऐसे ही थे, कई ऑफिसर्स के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने अपना कार्ड दिया ऐसे कि भाई आपसे जरा मीटिंग करनी है। तो पापा ने पूछा कि आप यही तो पूछने आए हैं कि हम आनंद मार्गी हैं? यस आई एम एन आनंद मार्गी एंड ऑल दीज पर्सन विल ऑल्सो टेस्टिफाई कि आई एम एन आनंद मार्गी। आपको कुछ और पूछना है? बोले नहीं बस यही पूछना था, चले गए। तो पापा ने रिटर्न लिख के दे दिया कि आई एम एन आनंद मार्गी बट व्हाट इज माय एंटी नेशनल एक्टिविटी, द गवर्नमेंट में इंक्वायर। तो ऐसी इंक्वायरी आती थी कि आपने अपनी गाड़ी
आनंद मार्ग के गुरु को दी थी चढ़ने के लिए। तो पापा बोले यस आई हैव गिवन माय पर्सनल कार, और मैं अपनी पर्सनल कार को टैक्सी में चलाऊं कुछ करूं, मैं अपना डंडे से मार के शीशा भी तोड़ दूं। तो हु इज द गवर्नमेंट टू आस्क सच थिंग? बोले इसमें कुछ नहीं है। तो बहुत ही लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते खैर पटना हाई कोर्ट में जबरदस्ती हराया गया। तो लोग जो जितने स्पेक्टेटर्स थे वो बोल रहे थे देखो क्या अभिमन्यु वध हो रहा है। फिर मेरे फादर सुप्रीम कोर्ट गए, तो शांति भूषण थे, उन्होंने कहा कि वो जानने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि इस समय गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस एडमिट नहीं हो रहे हैं। तो पापा बोले देखा जाएगा, हम जा रहे हैं। अब पापा सुप्रीम कोर्ट का केस लड़ने पहुंच गए। वहां पे बहुत, जैसा पटना में रिवर्स था अभिमन्यु वध, वैसे वहां पे उनका कौरव वध हो गया। उसने लिख के दे दिया कि ये ऑफिस, उसने ऐसा बढ़िया रिमार्क्स लिखा कि ही इज माइनस ओझा, एवरीथिंग इज एक्सीलेंट विद दिस ऑफिसर। बोले कि झाझा कंपनी इज वर्किंग देयर इन बिहार। पर ऐसे ऐसे वो लोग खुद ही कमेंट कर रहे हैं। और केस एडमिट हो गया और कहा कि यू कैन राइट गिव एनी अमाउंट ऑफ पेपर्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और उनको ब्लैंकेट बैन कर दिया कि अब इसके बाद तुम्हें कुछ भी नहीं, एक पेपर भी नहीं देना। तो फिर उसके बाद, क्योंकि नहीं तो फॉल्स और केसेस बनाते उन लोग। फिर धीरे धीरे खैर इमरजेंसी में वो हुआ। फिर पापा बाबा से मिलने जेल गए। तो बाबा जो थे जेलर से पहले मिले कि हम हमारे गुरु हैं, हमको जरा मिलना है उनसे। तो जेलर ने कहा कि देखिए हम अग्रवाल साहब एक चीज जानते हैं इस आदमी के बारे में, भले ये भगवान है कि है नहीं है मैं नहीं गारंटी से बता सकता हूँ, पर ये इस आदमी के जेब में सैकड़ों इंदिरा गांधी जैसे लोग रह सकते हैं। बोले क्या इनकी वो है, जेल में बैठे हुए कौन से ब्लॉक में, कहाँ किस फॉरेन में कंट्री में, किस गांव में कौन सा स्कूल कैसे चल रहा है, ये यहाँ बैठ के रिपोर्ट लेते हैं। तो बोले कि इनके तो गज, और झूठ कोई बोल नहीं सकता। तो पापा ने कहा कि अच्छा। फिर उसके बाद पापा बोले कि देखिए इस समय तो टाइम ओवर हो गया है, बाबा साधना करने बैठ गए होंगे। तो पापा ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं है, मैं बाहर से ही नमस्कार करके चला जाऊंगा। उधर जाते हैं बाबा, तो जेल के बाहर के, तो बाबा ऐसे प्रणाम किए तो अंधेरा सा ही हो गया था, शाम का एक वक्त था, जाड़े के दिन थे, तो अंधेरा हो गया था। तो प्रणाम करने ले बैठे तो देखा कि लैंटर्न जल रही है, और बाबा पूरा पूरे के पूरे बाबा ऊपर नंगे बदन से बैठे हुए हैं, और पूरा, और पीछे पीठ पे बाल दिख रहे हैं। तो पापा नमस्कार किए और चलने लगे। फिर पापा ने कहा कि एक बार और नमस्कार कर लेते हैं बाबा को। तो वो फिर पलट के गए तो देखा कि लैंटर्न जल रहा है, बाबा का अक्ष है, मतलब पूरा उस समय सेकंड बार में पूरा व्यू नहीं आया, बाबा के जैसे ब्लैक सा आउटलाइन है, पर्दा पड़ा हुआ। पापा ने फिर नमस्कार किया, और फिर बाहर जब गेट से जस्ट बाहर आए तो उन्होंने कहा कि अरे पर्दा पड़ा हुआ है, अंधेरा है, लैंटर्न है, बाबा कमरे में है, तो मैंने देखा क्या? तो मम्मी बोली कि आप तीसरी बार अगर तुम जाते तो बड़ा सा ताला ही लटका हुआ दिखता तुमको। पहली बार। तो फिर पापा गए उनके, हम धनबाद में थे हम लोग, फादर उस समय। तो कल्याणी दीदी के यहाँ गए, तो उनके ब्रदर्स, बाबा के ब्रदर से पूछा, हिमांशु दादा से, कि बाबा के पीठ पे बाल है क्या? तो वो बोले हाँ है। तो मतलब वो पापा वही इमेजिन करते रहे कि मैंने देखा, तो देखा कैसे बाबा को, जबकि बाबा कमरे में सेल में है, और यहाँ पे पर्दा पड़ा हुआ है, लैंटर्न जल रहा है। खैर वो जो भी हुआ, तो फिर वो एक मिस्ट्री है कि बाबा को दिखने थे तो बाबा दिख गए। फिर बाबा पटना में जेल के बाहर आए, बहुत ही बढ़िया, मतलब इतना अच्छा एटमॉस्फियर था, ऐसा लगा कि सबका बिल्कुल बहुत ही आनंद आ गया था। तो बाबा पटना में काफी दिन रहे, तो और 16 पॉइंट्स और इस सब पे बाबा धीरे धीरे काफी, मतलब स्ट्रांग होने के लिए लोगों को बोलने लगे और ये सब। तो शंकरानंद दादा बीएसएस के इंचार्ज थे, मतलब
वो थे, गेट पास वगैरह वही देते थे। अब फिर वो पूछते थे, बाबा ने उनको पनिश करते थे कि तुमने चेक किया सबका 16 पॉइंट्स ठीक है ये है, तो उन्होंने रोक दिया। उस दिन तो आधे से ज्यादा लोग बाहर ही खड़े रहे तो कोई 16 पॉइंट वाला था ही नहीं। तो अब सब लोग, तब बाबा आने का समय हो गया, बाबा आए, बोले अरे तुम लोग क्यों खड़े हो जी, अंदर आओ अंदर आओ। और सब लोग, अब शंकरानंद दादा के तो सब महादुश्मन बोल रहे हैं कि दादा जो है हम लोग को जबरदस्ती देखो बाबा अंदर बुला लिए। अब फिर उसके बाद जब बाबा के पास गए, अब दूध मीटिंग हुई, बाबा ने कहा 16 पॉइंट्स चेक किया, तो बोले बाबा हमने तो रोक दिया था, आपने ही अंदर सबको बुला लिया। तो बोले मेरा काम है अंदर बुलाना, तुम्हारा काम है रोकना। शंकरानंद दादा बोले कि देखिए ये ऐसा जूता पड़वाने का काम कर रहे हैं, अगर हम रोकेंगे तो कोई मारिए हमको मारेगा नहीं। फिर उसके बाद बाबा पटना में थे, तो मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है उसकी आंखें कुछ कमजोर थी, तो बाबा ने उसको आंखों के लिए गोभी का फूल, मैं ये मेडिसिन बता भी देती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे ताकि लोग को पता हो जाए। जो कॉलीफ्लावर है उसको ऊपर का, मतलब खाली ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन जो फ्लावर का पोर्शन है फ्लोरेट का, और मतलब पूरा नहीं, और ऑरेंज टमाटर, बाबा ने कहा लाल टमाटर नहीं, स्पेसिफिकली कहा था लाल टमाटर नहीं, ऑरेंज टमाटर जो थोड़ा येलोइश हो, और ये चने का साग, काली मिर्च और नमक के साथ खाने से आई साइट इंप्रूव होगी। और उसके बाद उसकी आई साइट गिरनी बंद हो गई थी। फिर हमारी बड़ी बहन जरा मैरिजेबल एज की हो गई थी, तो रिश्ता आया, तो किसी ने कहा जो आगे बैठे हुए थे शायद एक दादा, तो उन्होंने कहा बाबा अग्रवाल साहब की लड़की की शादी के लिए बात चल रही है। तो बाबा ने कहा शुभ से शीघ्रम, शुभ से शीघ्रम। और बाबा पीछे सीट पर बैठे थे, वो आगे पापा को उठ के ऐसे कंधे पे हाथ पकड़ के कहा शुभ से शीघ्रम। और फिर कहा कि शादी के समय और कुछ ना देखो, केवल कुल देखना बहुत जरूरी है। तो ये एक चीज बाबा का बहुत है, इम्पोर्टेंट है, जो कि कुल देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग उस समय बाबा के क्वार्टर के अंदर लेडीज नहीं अलाउड थी, तो हम और मम्मी और हमारी बड़ी सिस्टर बाहर बैठे हुए थे। कल्याणी दीदी आई हुई थी, और वो तो विशुन देव दादा ही हम लोगों के टू एंड फ्रो थे, फादर तो अंदर चले जाते थे और भाई लोग। तो जी हमारी बड़ी बहन ने पूछा दादा सुनिए बाबा क्या कर रहे हैं, तो बाबा नाश्ता कर रहे हैं। 7:30-8 बजे का समय था, जाड़ों का दिन था। तो बाबा नाश्ता कर रहे हैं, तो बोले कौन कौन है अंदर, तो बोले कि कल्याणी दीदी आई हैं, उनका मतलब बाबा का भतीजा भी है ये सब। तो जीजी बोली मम्मी देखिए बाबा पार्शियलिटी कर रहे हैं, कल्याणी दीदी अंदर है और बाबा हम लोग को बाहर रखे हुए हैं, तो ये तो है, और बाबा देखिए नाश्ता कर रहा होगा तो बाबा का भतीजा भी खा रहा होगा। वो अलग ही टाइप की भक्ति। तो मम्मी ने डांटा कि ऐसे नहीं बोला जाता है बाबा के बारे में। तो बोले कि नहीं नहीं आप चापलूसी करिए, हम नहीं कर रहे चापलूसी बाबा की, और बाबा का भतीजा खा रहा है। तब तक आप देखिए बाबा ने इतना बड़ा पेपर में दादा लेके आए और नाश्ता, और तो अंदर हमारे फादर और कई मार्गी थे, तो उन्होंने कहा दादा हम लोग को दे दीजिए, प्रसाद दीजिए। तो बोले नहीं बाबा ने कहा है जो गेट के बाहर मार्गी हैं उनको जाके देना है। तो वो पूरा का पूरा, हमारी बहन बोली हाँ हाँ बाबा ने मेरे लिए भेजा, लाइए दादा दीजिए, और वो अपना खा रहे। तो हम लोग ने कहा हम लोग को भी प्रसाद दे दो। बोले नहीं नहीं बाबा ने मेरे लिए भेजा है, पहले हम खा लें फिर आप लोग खाइएगा। तो मम्मी ने कहा ये। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन विशुन देव दादा को बाबा ने बुला के पूछा सुनो जी, अब भुट्टो को तो फांसी लग गई है जी। तो बोले बाबा इस समय तो 2 बज रहे रात के, इस समय नहीं फांसी लग सकती है।
वो तो सुबह लगती है। तो बोले नहीं नहीं जी, हाँ लग गई है। तो फिर बाबा 2 मिनट पानी पीने के लिए उठे थे, फिर बोले, तो विशुन देव जी बोले कि बाबा, पर इंदिरा गांधी का तो कुछ नहीं होगा, वो तो औरत है ना। तो बाबा ने कहा कि सुनो, ऐसा विधान तो हिंदुस्तान के उसमें है नहीं कि औरत है तो पापी होगी तो छूट मतलब बच जाएगी। और कहा पूतना का तो वध हुआ ही था, सूपनखा की नाक कटी ही थी। तो वो विशुन देव दादा बोले कि इसका मतलब है कि कुछ होगा। फिर वो धीरे धीरे खैर लोग भूल गए उस चीज को। फिर आगे हुआ, फिर अलाउड हो गई लेडीज, तो हम लोग क्वार्टर के अंदर जाने लगे। बाबा का प्रवचन होता था मॉर्निंग में, और शाम को हम लोग इवनिंग में हम लोग खेतों में से निकल के, बहुत दूर था, करीब 2-2.5 किलोमीटर, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बेली रोड पे रहते थे, और पटेल नगर पूरा फील्ड्स था उस समय, खाली पड़ा हुआ, बैरन। तो उसमें से हम लोग फील्ड में से होते हुए और बाबा क्वार्टर पहुंच जाते थे रात में। और ना तो सांप का डर लगता था ना कुछ है, और रात में। और फिर एक दिन हम लोग नहीं जा पाए तो महेश्वरी जी भी हम लोग साथ जाते थे। वो महेश्वरी जी को कुत्तों ने घेर लिया और बहुत परेशान कर रहे थे। तो महेश्वरी जी बहुत डर गए। तो बाबा मतलब उनको तो कहीं से बहुत बड़ा ऊंचा कुत्ता भागता हुआ आ गया, और उसके भौंकने से सारे कुत्ते भाग गए। और फिर वो कुत्ता इन लोगों को, महेश्वरी जी को के साथ साथ, और महेश्वरी जी बोले कि इतना बड़ा कुत्ता था लेकिन उसको देख के डर नहीं लग रहा था। और वो लेके आके घर में छोड़ के, और वहां बरंडे में बैठ गया। तो महेश्वरी जी ने कहा कि इसको जरा कुछ खाना वाना खिला दो, बेचारे बहुत अबलाइज थे कि ये कुत्ता छोड़ने आ गया। जब खाना खिलाया तब देखा वो कुत्ता तो बहुत ही भयानक कुत्ता था, और इतना बड़ा था कि उन लोग डर गए कि बाप रे बाप, इतना बड़ा कुत्ता है। तो अब वो कुत्ता बड़े आराम से बैठा हुआ, जाने का नाम नहीं ले रहा है। अब उन महेश्वरी जी को डर लगा कि ये कुत्ता कहीं, हमारे इतने बहुत छोटे छोटे बच्चे थे उनके, तो कहीं काट ना ले। तो फिर उन्होंने कहा बाबा, इसका काम हो गया, अभी कुत्ते को ले जाओ। तो वो कुत्ता बस कुछ खाया पिया, फिर उठ के जहां से आया था उधर ही चला गया। फिर वो बाबा के वहां पे बहुत सारे, फिर बाबा ने प्रभात संगीत दे दिया था उसके बाद। तो प्रभात संगीत में दीपावली सजाए छी प्रभु, तो सब लोग दीपावली, तो बाबा ने कहा उसे मैं अपने MG हाउस में ही, मार्ग गुरु हाउस में ही वॉक कर रहे थे। तो बाबा ने पूछा कि दिया कहाँ है जी, दिया कहाँ है। तो दूसरे दिन सब ले बोले कि नहीं, मन का दीपक जला के, हर पोष का दीप जला लो और तब दीपावली का गाना गाओ। तो लोग अगले दिन थाली सजा सजा के खूब दीपावली गाया। फिर वहां पे बाबा ने कौशकी दिया, तो हम लोग को फर्स्ट ग्रुप था जो माया दीदी के अंडर में कौशकी किया बाबा के सामने। तो उस समय यूनिफॉर्म तो नहीं था, तो वाइट साड़ी, रेड ब्लाउज, हाथ में खूब फूल वूल लगा के हम लोगों ने डांस किया कौशकी। तो बाबा ने कहा कि ये सब आज से यूनिवर्सल दीदी हो गई है। तो यूनिवर्सल दीदी है। फिर उसके बाद हम लोग वॉल राइटिंग वगैरह। तो माया ने कहा कि नहीं, इधर उधर गलियों में नहीं लिखो, जहां जहां से बाबा जा रहे हैं वही वही लिखो, हम लोग को बाबा ही को दिखाना है। तो हमने कहा अच्छा। तो हम लोग वॉल राइटिंग करते थे। मेरा छोटा भाई जो था गाड़ी लेके बाबा को वॉक कराने ले जाता था, फिर कभी कभी पापा को भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती थी उसमें बैठने की। तो रात में बाबा छतरी लगा के चले, तो पापा के मन में आया कि बाबा रात में दिन में तो समझ में आ रहा है कि रात छतरी लगा रहे, बाबा रात में छतरी क्यों लगा रहे। तभी देखा कि एक उधर से चिड़िया आई, वो बीट कर रही। वो बाबा ने कहा "ओ, इसलिए लग रहा है कि बाबा रात में भी छतरी लगा के चलते हैं"। फिर उस पटना में बड़ा मजा आता था। बाबा छोटी छोटी बड़े टिप्स, ग्रामर के, इसके उसके, मतलब
अनगिनत था, बस ये था कि हम लोगों ने नहीं लिखा तो बहुत रिकॉल तो नहीं कर सकते, पर कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में उसको समझाते थे बाबा। और मेमोरी में बहुत दिनों तक मेरी रही भी। जैसे कि एक है, उन्होंने कहा जूते में बाटा, आदमी में नाटा, लोहे में टाटा, और खाने में आटा, ये सब चीज बहुत अच्छा होता है। सबसे मतलब बढ़िया है। तो पापा ने कहा वो बाबा नाटे हैं, तो इसीलिए इन्होंने कह दिया। एक उसी वहीं पटना में कोई आया तो फॉरेन के, मतलब ओवरसीज दादा थे, मतलब मार्गी थे। तो उन्होंने कहा बाबा यू आर सो ग्रेट। तो बाबा बोलते नो माय बॉय आई एम ओनली 5 फीट 2 इंचेस। तो ऐसे ऐसे बहुत मजा आता था। फिर उन्होंने बताया कि रात में कहाँ कहाँ ऐसे कि 5 चीजें हैं जहाँ रात्रि विश्राम नहीं करना चाहिए। तो हमें अब 3 4 चीज मालूम है कि चौराहा, चतुष्पद जहाँ 4 पैरों के जानवर हों, और चैत जहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की क्रिमेटरी है वहां पे नहीं, चैत में। और 2 चीज गायब हो गई है इसलिए वो। फिर कई चीजें थी कि ब कहाँ यूज होगा हिंदी में, वो ब। तो बालार्थे, बोधार्थे, बंधनार्थे, बृहदार्थे, एक गायब हो गया है उसका भी। लेकिन मतलब हाँ लिखा नहीं था तो इसलिए थोड़ी मेमोरी काफी सालों की हो गई अब। फिर बाबा ने राढ़ का इतिहास वहां पे बताना शुरू किया। तो मेरे फादर को बोले कि तुम राढ़ का इतिहास लिखो तो जो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर खैर बाबा ने खुद भी अपना काफी लिखा था। तो वो राढ़ का जब इतिहास बता रहे थे तो बाबा एक शब्द में उसमें आया कि यहाँ का जो जानवर थे वो लायन था, एंटीलोप थे, और ये था टाइगर, एरियंस के साथ बाहर से आया था। तो उन्होंने उसको बताया कि इसीलिए जो टाइगर है वो शक्ति, जो दुर्गा बैठती हैं पार्वती, तो वो टाइगर के ऊपर बैठती हैं, लायन के ऊपर नहीं बैठती, क्योंकि वो भी एरियन थी। तो इसीलिए उनको सिंबॉलिकल दिखाया कि वो टाइगर, एरियंस के साथ ही साथ टाइगर भी आए। तो उस दौरान जब एंटीलोप बोले तो मेरे को नहीं मालूम था कि एंटीलोप का मतलब क्या होता है। तो बाबा ने बताया कि एंटीलोप का मतलब नील गाय। और हम मेरी ओर पॉइंट करके बोले ध्यान से सुनना जी। तो फिर हमने कहा जी। फिर ऐसे ही और भी तो एक बार हम लोग बाबा के यहाँ जा रहे थे तो हम लोग के घर में बाग वायर लगे हुए थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी। तो काफी प्लांटेशन था, बकरी वाला खूब घुसा घुसा के उसको उसमें से तारों के बीच में से बकरियां खा रही थी। तो हमारा भाई बोला हटाओ भाई, बकरी सारा पौधा खा रही है। वो नहीं सुन रहा था, वो आराम से अनसुना करके खड़ा था। तो भाई बोला कि अच्छा मैं बंदूक लेके आता हूँ, अभी तुम्हारी बकरी को मारता हूँ। तो वो फिर जल्दी जल्दी हटा के लेके चला गया। उसके बाद हम लोग बाबा के पास गए। उस दिन का प्रवचन उसी के ऊपर हो गया कि तृणादपि सुनीचेन तरुरवस सहिष्णुना अमाननीय अमानते ही। तो उसमें बाबा ने कहा कुछ लोग हैं जी, बकरी एक पत्ता खा लेती है तो बंदूक लेके आ जाते हैं। तो वो फिर हमारे भाई को बोलते हैं क्यों है ना जी। तो भाई और हम लोग सबको मन में ये हंसी आई। अब उतने लोगों में होगा तो किसी को भी नहीं पता चला चला होगा कि ये ऐसा वियर्ड सा एग्जाम्पल बाबा ने क्यों दिया। पर क्योंकि ये एक्चुअली हो चुका था तो वो था। फिर बाबा के जो प्रभात संगीत थे तो उसमें अरुण तुमार भोरे रालोई, रांची की बात है। तो अमाय संगे ने तो फिर है उसमें थोड़ा लंबा, और वो उसमें है कि मदर से वो जैसे जिद कर रहा है बच्चा कि नहीं हमको ले चलना है, वो वाला फीलिंग है इसे। बाबा एक्सप्लेन भी करते थे कुछ कुछ गानों को। तो बोले कि जैसे बच्चा पकड़ लेता हो, कहता माँ ये करना, तो वो वाला क्राई वाला है ये। तो अच्छा, तो और फिर बाबा ने जो दादा थे उनको तोड़ के बताया, शायद जीएससी दादा को सिखाते थे। तो वो तोड़ के बताया कि तो ऐसे करके 21 है बीट्स। तो
और फिर ऐसे बताया वो मतलब अपना म्यूजिक के हिसाब से उसको बताया कि इतने 21 या 20 टाइम्स इसको करना है। अब बाहर वो आए तो मिसिस चक्रवर्ती, डॉक्टर चक्रवर्ती की वाइफ और ये सब बैठे, फिर सबको सिखाया जाता था, फिर सब लोग गाते थे दिन भर, यही सब काम था, प्रोग्राम यही रहता था, सारे बच्चे भी वही और पेरेंट्स भी वही। तो तो फिर वो आके दादा ने सिखाया, रुन तुम्हार भोरे रालो गाया, फिर आ आ आ आ आ आ बाबा अंदर से बोल रहे हैं ये लोग क्या मुर्गी के बच्चे की तरह आ मुर्गी बच्चा। तो सब फिर दादा को अंदर बुलाया गया कि क्या है, तुम क्या सिखा रहे हो? तो फिर उसके बाद आके बोले नहीं दीदी ऐसे गाना है तो अच्छा फिर सब लोगों ने वैसे गाना गाया। फिर बाबा कई सारे पौधे देते थे, फिर उसकी मेडिसिनल वैल्यू बाबा का गार्डन में से मिला, तो मेरे फादर जब गए थे तो उनको पौधा दिया। चंदन तुलसी के लिए बाबा ने कहा ये टीबी का फर्स्ट स्टेज क्योर करने का पोटेंशियल रखता है। अगर टीबी किसी को है और उसका फर्स्ट स्टेज में है तो ये चंदन तुलसी उसको मतलब थोड़ा सा पोटेंशियल है कि वो उसके टीबी पे हेल्प करेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग रांची में थे तो आनंद नगर एक बार धर्माचक्र में गए, तो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जितनी गाड़ियां आती थी वो खराब हो जाती थी। सब लोग ने कहा कि इस बार बाबा अग्रवाल दादा की गाड़ी में नहीं चढ़ेंगे, हर बार इसी इसी गाड़ी को यूज करते हैं। इस बार अमितानंद दादा ने कहा कि बाबा के लिए हम लोग अपने वहां से गाड़ी मंगवाते हैं। कैलकटा से गाड़ी आई, बाबा की गाड़ी खराब हो गई, तो कैलकटा उन्होंने रात ही रात कैलकटा से गाड़ी मंगवाई कि बाबा नेक्स्ट डे इसी गाड़ी से जाएं। वो भी गाड़ी आई अच्छी भली, और आनंद नगर में वो भी खराब हो गई और दूसरे दिन स्टार्ट ही नहीं हो रही। अच्छा हम लोग भी जाने वाले थे, तो अमितानंद दादा ने कहा कि ऐसा है कि चलिए बाबा की गाड़ी खराब हो गई और बाबा निकलने वाले हैं और फिर बहुत गुस्सा हो जाएंगे। तो वो जबरदस्ती खींच के लेके गए। तो मतलब जबरदस्ती क्या मतलब वो बाबा को तो पापा तुरंत निकल के गए बाबा के पास। तो बाबा की गाड़ी में गए तो मम्मी बोली कि देखिए इतनी दूर तो ये ड्राइव भी नहीं कर पाएंगे मम्मी, क्योंकि वो हार्ट के पेशेंट थे, तो आनंद नगर से कलकत्ता का डिस्टेंस भी बहुत था। तो बोले कि इतनी दूर तो ड्राइव कर नहीं पाएंगे दादा। तो ये तो बोले नहीं कुछ नहीं होता चलिए चलिए। तो बोले अरे आप लोग खाना उना भी नहीं पूछेंगे कुछ? मम्मी ऐसे ही बोली ना, आप ले तो जा रहे हैं पर दादा आप लोग की आदत है आप लोग वहां जाके और खाना भी नहीं पूछेंगे। तो मतलब वो मम्मी का सोचिए बचकाना था, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट थी तो ये सोच रही थी। अब जैसे ही बाबा आनंद नगर से बस निकले ही होंगे तो उन्होंने कहा कि रामानंद तुम गाड़ी चला लो, अग्रवाल को पीछे भेज दो। और वो पापा को अपने बगल में बैठा लिए और पूरे रास्ते ऐसे कोहनी से मार मार के बात करते रहे। फिर उसके बाद रास्ते में एक जगह रुके, फिर बोले कि ये जो है यहाँ पे ये बहुत बढ़िया है रामानंद, ये इस यहाँ से ये मिठाई लेके आओ, रामानंद ये यहाँ का बहुत फेमस है। और फिर उसकी स्टोरीज भी सुनाते थे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो एक लेमचा करके एक गुलाब जामुन है, वो भी बाबा ने खिलाया और वो बताया उसका पूरा इतिहास बताया कि वो कैसे एक कहाँ की लेडी थी उसको कैसे। अच्छा टाइम हो गया क्या दीदी? जी हाँ हाँ टाइम है, हाँ जी जी। ओके ओके। अच्छा नमस्कार। नहीं नहीं दीदी टाइम है, आप अच्छा अच्छा अच्छा। तो पूरा लेमचा की स्टोरी बताई बाबा ने कि ये कैसे हुआ। वो उसको प्रेग्नेंट थी तो उसको खाने का मन हुआ, पर वो कहीं बाहर से आई थी उस जगह शादी करके, तो वो बनाना नहीं आता था। तो फिर उसने बताया तो एक जो जिसका हाथ नहीं था उसको बंगला में कुछ बोलते होंगे लेमचा, तो उसको बताया तो उसने वो बनाया, तो फिर वो प्रिंसेस ने खाया वहां की। तो बोले कि उसी पे वो जो लेमचा आदमी था उसी पे वो
मिठाई का नाम लेमचा हो गया। वहां पे वही कि लंगड़े ने ये बनाई या वो हाथ जिसका खराब है उसने बनाई, मतलब जो भी है उस आदमी के ऊपर उसका नाम लेमचा है। तो ऐसे करते करते फिर बाबा एक जगह किसी स्कूल में इंस्पेक्शन में गए, रास्ते में पड़ा कोई स्कूल, तो वहां पे बड़ा रोड बनी हुई नहीं थी, तो एक जो कंकड़ था वो उछल के पापा का रेडिएटर में लग गया और गाड़ी का पानी लीक कर गया पूरा। तो उन दिनों जो था वो पानी डालना होता था रेडिएटर ठंडा करने के लिए। अब पापा ने कहा कि अब बाबा के निकलने का टाइम हो गया था इंस्पेक्शन करके, तो पापा ने कहा दादा ये तो गाड़ी चल नहीं सकती है। बोले नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट करिए दादा, स्टार्ट करिए। तो ये बोले कि स्टार्ट कैसे करें दादा, एक तो मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं चलेगी और रास्ते में स्टैंडर्ड हो जाएंगे, तो इससे तो यहाँ स्कूल पे ही रुके रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो बोले नहीं नहीं नहीं, चलिए चलिए। तो अब पापा ने कहा कि तो फिर दादा कुछ जरा सा आपके पास साबुन है क्या? तो लाइफ बॉय साबुन लिया, तो पापा ने जरा मॉइस्ट था क्योंकि दादा यूज किए हो गए, तो थोड़ा सा उसको ऐसे मॉइस्ट था तो उसको लेके उसमें रब कर दिया जहां टूट गया था क्रैंक पे। और और पानी ले लिया और थोड़ा सा एक बॉटल में और भर के रख लिया कि शायद थोड़ा लीक करेगा, तब तक देखते हैं। आप यकीन नहीं करेंगी दीदी, उस लाइफ बॉय ने कैलकाटा पहुंचाया। कैलकाटा से वापस फिर पापा ने कहा कैलकाटा आ ही गए, अब यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करें, चलो अब खराब होगा रास्ते में तो फिर देखते हैं। वहां से वो रांची भी आ गए और वो लाइफ बॉय चिपका गया और पानी नहीं लीक किया। तो ये एक दूसरा था। फिर उसके बाद ऐसे ही हुआ फिर रांची में बाबा ने आशीर्वाद दिया कि सब जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं उनकी मुक्ति होगी ही, तो मतलब धर्माचक्र के बाद। तो एक दादा बोले बाबा ये तो और लोगों के साथ बेईमानी हो जाएगी कि यहीं पे बैठे हुए लोगों की आपने कह दिया। तो बाबा बोले सुनो जी, मेरे मुंह से निकल गया, अब तो मैं क्या कर सकता हूँ तो अब ये तो इनके ऊपर अहेतु की कृपा हो गई, तो अब कुछ हो ही नहीं सकता था। फिर मेरे पापा फिर रांची में मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए एक भभुआ से एक आदमी को बुलाया गया कि इनको मार दिया जाए, मतलब ये इम्पॉसिबल हो गए अग्रवाल साहब। तो वो एक डॉक्टर रमेश बोकारो में भी है, तो उनके यहाँ रुका था, उन्होंने कभी उसका ट्रीटमेंट किया था। तो उन्होंने पूछा, वो बड़ा नोटोरियस क्रिमिनल था, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा है कि आप तुम कहाँ यहाँ पे आए हो? तो बोला कि एक कोई अग्रवाल साहब हैं रांची में, उनको मारने आए हैं। तो अब वो डॉक्टर रमेश ने चितघानानंद उनके यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि दादा अग्रवाल साहब को बोलिए वहां से हट जाए। अच्छा, मेरे फादर इतने जिद्दी थे कि वो उनको अगर कोई बोले कि आपको मारने आ रहा है तो वो निकलने वालों में से भी नहीं थे कि देखेंगे, देखते हैं कौन हमको मारने आ रहा है। अब आप ये देखिए कि बाबा ने पहले दिन वो गए थे, सुधांशु जी वहां के भुक्ति प्रधान थे, और उनका बाबा के यहाँ टर्न वाइज रजिस्ट्रेशन होता था कि कितने लोग गार्डन देखेंगे। तो वो गए हुए थे तो उनका नाम आ गया था। तो वहां पे तो बाबा ने उनसे कहा कि सुनो जी, अग्रवाल को कहो कि वो गार्डन देखने के लिए वो आएगा, और अगर वो नहीं आया तो मैं तुमको भी नहीं दिखाऊंगा। अब वो सुधांशु जी बेचारे परेशान हो गए। तो और बोले, और सेकंड लाइन ये कहा कि अगर उसको अपने बच्चों को लाने में, फैमिली को लाने में दिक्कत होगी तो उनको छोड़ के आ जाएगा। तो अब हम लोग के पास वो आए तो सुधांशु जी बोले कि दादा देखिए आप आ जाइएगा, और बाबा ने कहा कि फैमिली को लाने में दिक्कत हो तो उनको छोड़ देना, लेकिन आप आ जाइए। बाबा ने कहा कि आपका नाम हो गया है, और अगर आप नहीं आएंगे तो मुझे भी नहीं देखने को मिलेगा। तो पापा ने कहा कि वो, और हम लोग 2 ही दिन पहले ही लौटे थे धर्माचक्र कैलकाटा से। तो पापा ने कहा बाबा ने इतना फोर्सफुली कहा है तो इसका मतलब है जाना चाहिए। तो
हम लोग प्लेन से बैठ के, तो हम लोग भी कहे कि नहीं नहीं, बाबा ने कहा अगर लाने में दिक्कत है तो अब तो दिक्कत नहीं है, हम लोग भी चले गए। हम लोग सारे लोग पहुंच गए बाबा के यहाँ गार्डन देखने। तो हम लोग चिदघानानंद जी उधर से आए, रातों रात में ही पूरा मोटरसाइकिल से। तो वो आके पूछे कि कहाँ है अग्रवाल साहब, तो वो बोले कि वो लोग तो कोई बाबा है उनके कलकत्ता में, उनके उन्होंने बुला लिया था तो उनके यहाँ गए हुए। तो वो चिदघानानंद जी को बहुत राहत मिली कि अच्छा, उसका मतलब बाबा ने बुला लिया तो काम खत्म हुआ। फिर वो आदमी उसका तो टारगेट खत्म हो गया था, तो वो तो वापस चला गया, ठीक हो गया। फिर बाबा जो था उस गार्डन में जब घुमा रहे थे तो उनके यहाँ मिनिएचर आर्ट्स थे, बहुत सारे बाबा ने बनवाए थे। तो कृष्ण के लाइफ में जो बनाया था, तो एक मिनिएचर उसमें बलराम के मुंह से सांप निकल रहा था। तो पापा ने कहा कि बाबा इसका मतलब जो माइथोलॉजी है कि वो शेषनाग के अवतार थे, तो वो सही है? तो बाबा बोले नहीं जी, वो हम कभी होगा तो उसको लिख, अभी इस समय हम हमारे पास टाइम नहीं है, फिर मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो पापा चुप हो गए। फिर जब बाबा नहीं रहे तो पापा एक्चुअली मन उसको हमेशा कहता कि बाबा नहीं जा सकते, क्योंकि 2005 तक बाबा का, उस समय सब मार्गियों को पता था कि बाबा रहेंगे। तो पापा ने कहा कि बाबा ये कैसे गलत बोल गए हमको कि हमको जब मौका लगेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। बाबा तो बिना बताए चले गए। तो और फिर एक आनंद युग पत्रिका मिल रही थी, तो पापा ने ऐसे बहुत पढ़ते थे तो वो किताब ले लिया था। तो वो किताब में जैसे ही खोला, इत्फाकन वही पेज निकला जिसमें बलराम के मुंह से सांप निकलने की कहानी लिखी हुई थी। तो पापा ने पढ़ा तो वो फिर हम लोग को बताया कि वो सांप इसे बलराम ड्रिंक करते थे, और उनके जो पतला जो सुराही वाला था उसमें एक पतला सांप का बच्चा चला गया था। तो जैसे ही उन्होंने ड्रिंक करने के लिए कप में डाल के किया तो वो जीभ में काट के और निकल के, मतलब जीभ में जो काटा और निकल के जा रहा था, तो वो ही लोगों ने देख वो मतलब माइथोलॉजी में भी है कि वो सांप मुंह से निकल रहा था। तो ये बाबा ने कहा कि देखो, मतलब बाबा एक एक चीज अपना। फिर एक बार जब माइक्रोवाइटा का लेक्चर दे रहे थे तो सारंगी जी से पूछे कि सुनो, तुमको समझ में आया? तो बाबा आया, तो मतलब आधा आ गया है, तो मतलब उन्होंने कुछ बताया, कुछ परसेंट, इतना परसेंट आ गया। मेरे फादर से पूछा तुमको आया जी? तो पापा बोले बाबा थोड़ा थोड़ा आया। तो बाबा, हाँ, तो वो तो गाने के लिए, हाँ थोड़ा। तो बाबा बोले, और बाबा बोले तुम लोग नहीं पूछोगे कि मुझको कितना आया? तो सबने कहा बाबा आपको कितना आया? तो बोले मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। माइक्रो भाई था। तो ऐसे बहुत, मतलब बहुत मजाक करते रहते थे बाबा। फिर एक बार पापा से बोले कि तुम प्रभात संगीत तुमने सीखा जी? मेरे पापा को गाना वाना इतना अच्छा नहीं आता, तो सीखा। तो फिर बोले 5 स्पेशल सॉन्ग सीख लेना। तो पापा बोले थोड़ा बहुत, बाबा थोड़ा बहुत आता है? तो बाबा बोलते थोड़ा की बहुत? तो पापा बोलते थोड़ा थोड़ा बाबा। तो बोले अच्छा ठीक है, 5 स्पेशल, पापा बाबा को मालूम था कि इनके कितनी कैपेसिटी है, तो 5 स्पेशल सॉन्ग सीख लेना। तो फिर पापा ने उसको सीखने की काफी कोशिश करी, पर शायद उतना ट्यून नहीं मिला पाए, लेकिन हाँ। फिर और दीदी बाबा का तो ऐसा था कि फिर हम लोगों के लाइफ में हमारी शादी हो गई थी, और हम लखनऊ आ गए। यहाँ पे भी धीरे धीरे हमारी मदर के आने के बाद हम लोगों के फैमिली में फिर बहुत, ये क्या हो रहा है, फिर हम लोगों की फैमिली में बहुत ज्यादा वो था, क्या कहते हैं, मम्मी के आते ही फिर धीरे धीरे बच्चे लोग भी आए, और सब मिलके काफी हम लोगों के आनंद मार्ग का वो चल मतलब बढ़िया रहा। फिर
बच्चे हुए, धीरे धीरे डेडिकेशन उनका बढ़ता गया, क्योंकि इन लोग को भी बाबा के मिरेकल्स थोड़े तो मिले ही लाइफ में, मतलब थोड़े क्या काफी ही मिले, क्योंकि दोनों बिल्कुल वेजिटेरियन थे जब पढ़ने गए। आप सोचिए कि स्पेशल केयर लेके इन लोगों के लिए स्पेशली, ना तो उसके पहले बना है ना बाद में। फिर ये अमेजोन में वर्क करने गई तो पूरे अमेजोन को, जब तक इसका अरेंजमेंट नहीं हुआ, पूरे अमेजोन को रामकृष्ण मिशन को केटरर बन गया, और वो सबको सात्विक फूड मिला। तो सब कह रहे हैं कि यार ये तुम्हारी सूची, तुम्हारी वजह से हम लोग को बिना प्याज का खाना मिल रहा है। मतलब ऐसा था कि ग्रेस ऑफ गॉड ही है ये। और फिर धीरे धीरे, मतलब जैसे वो वहां गई तो उसने कहा, हमारी डॉटर ने, कि उसका किसी और उसमें डिपार्टमेंट में हुआ था, तो हमने कहा कि भाई तुम मेहनत करके अपना अच्छा करो, तो फिर कंप्यूटर साइंस ले लेना, उसका मन था कंप्यूटर साइंस में। तो बोले बाबा हमको दिला देंगे। तो हमने कहा कि गलत बात है, बाबा ने बिल्कुल नहीं कहा है कि कोई चीज तुमको मांगने। तो बोले कि नहीं मांग नहीं रहे, पर बाबा हमको दिला देंगे। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ये 10 पॉइंटर हुई और इनको कंप्यूटर साइंस मिल गया। और मतलब ये जनरली बहुत कम ही, ये अकेली बच्ची थी कि जिनको मिला। तो ये सब लाइफ में बहुत सारे मिराकल्स हम लोगों ने देखे, बच्चों ने भी देखे। कहीं पे भी जा रहे हैं, कुछ है, कहीं फंस भी गए तो एकदम से ऐसा हुआ। और आप इतनी दूर है, मेरी डॉटर तो भी सिंगल ही है, पर बाबा ने एक ये जो फैमिली बना दी है आनंद मार्ग की, ये अपने आप में बहुत यूनिक है। और ये जनरली मिलना बहुत ही असंभव है। हाँ। तो ऐसे बहुत, मतलब ये सब। और हम लोग भी बड़े निश्चिंत हैं कि मालूम है कि बाबा वहां पे देख ही रहे होंगे, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दीदी बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। और बस यही है कि और अच्छा ये बाबा के पास और निकट जाते चले जाएं। और बाबा के कुछ नहीं तो आप, अगर आप प्रभात संगीत भी सुनते रहेंगे तो उससे जो भक्ति डेवलप होगी वो अपने आप में ही वो है। और एक एक प्रभात संगीत आपके हर मन के प्रश्न का उत्तर भी दे देगा। कि दर्पहारी हैं तो आप दर्प नहीं करिए। वो आपको ये है कि आपको अगर कुछ भगवान में पाबोई दृढ़ता जगे छी तब बद द्वार खुले छी। मतलब बाबा ने क्या नहीं कर दिया कि हम मिलना है हमको बाबा से, तो द्वार खुल ही जाएगा। और बाबा ने हमारे ब्रदर को उसमें कहा था, बड़े वाले को, कि 16 पॉइंट्स में केवल सदाशिव ही प्रतिष्ठित रहे, तो बाकी सब लोग ग्रेस से ही पास होंगे। और एंड में हमारी मदर एक चीज बहुत, वो शुरू में तो हम लोग का सनातन का था, तो कोई दो चार लाइनें हमको इधर उधर की पता है उनकी, तो वो रामायण का बोलती थी, कलयुग सम नहीं आन युग जो मन कर विश्वास, गाय राम गुण विमल जस नर तर बिना ही प्रयास। तो ये चीज है कि हम लोगों को केवल बाबा का और बाबा के फिलॉसफी पे। अच्छा, आनंद मार्ग में दीदी एक और हम करना चाहेंगे कि संघर्ष, आपके बाबा ने कहा कि संघर्ष जीवन का मूल मंत्र है। अगर आप जीवित हैं और चल रहे हैं, प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा वो है कि आपको संघर्ष होगा लाइफ में। तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्रेसिव हैं। अगर नहीं आपको कोई संघर्ष है तो आइदर आप गिर रहे हैं या आप अपनी ही जगह पे स्थिर हैं। तो इसलिए संघर्ष से किसी मार्गी को ना तो डर लगता है ना डरना चाहिए। और मॉरलिटी और ये सब पे बहुत मजबूती से रहिए। मॉरलिटी करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इमोरल होना ज्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत मॉरल रहना। क्योंकि आपको ज्यादा आबोल ताबोल नहीं, सोचा वो वो जो है कि इधर उधर नहीं करना है, बस सीधे रास्ते पे चलना है, तो वो ज्यादा टेंशन फ्री रास्ता है। तो बहुत मस्ती से अपना चलते रहिए।
और बाकी तो बाबा को देखना ही है, तो इसलिए निश्चिंत हो गए हम लोगों को, तो बस कुछ करना नहीं है। और बाबा ने कहा ही था कि आपकी जीत आपके जेब में है, तो हम लोग तो जीते हुए लोग हैं। नमस्कार दीदी। जी दीदी, मतलब अभी भी मन नहीं कर रहा है। आप जब जब बीच में आ रही हैं कि एंड हो रहा है, तो लग रहा है कि नहीं, और कुछ सुनना है, और कुछ सुनना है। और अद्भुत रियली अनुभूति जो आपने सुनाए, और ये सत्य जीवन का मतलब एक रहस्य है कि मतलब जीवन को कैसे जीना है, वो बाबा ने दिखाया। चाहे समय समय पे ये गलत चीजों को नहीं एक्सेप्ट किए, जैसे आपने होम के बारे में बताया कि बच्चे को नहीं अलाउड है ये करना, या फिर सिर्फ 25 पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन हमें लिखना है, रूल इज रूल। आपको देखना है कि नहीं, ऑनेस्टी आपको, चाहे 1 रुपया हो, 10 पैसा हो, 5 पैसा हो, तो आपको प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें बाबा ने हमें जीवन में सिखाया। ये जो एग्जाम्पल्स जो आप बता रहे हैं, ये यही चीज है जो कि हमें मोरलिटी की तरफ लेकर के चलता है। और दीदी इमोरल। मॉरलिटी अपने आप में कोई बड़ी चीज नहीं है। जी जी जी। जी दीदी, और ये दीदी बाबा की ग्रेस है कि ये हम मार्गियों में आ चुकी है कि मोरलिटी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये स्वभाव, बाबा ने बोला ये स्वभाव है। तो स्वभाव जो है वो तो बदलता नहीं है। और बाय बर्थ, जैसे आपने बताया कि संघर्ष जीवन में अगर है, तो आप समझिए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। और इस चीज को मैं 200% इसलिए मानती हूँ, क्योंकि हमारे फैमिली में इतने संघर्ष है, लेकिन हम लोग हंसते मुस्कुराते हुए निकल, लगा ही नहीं कि ये समस्या है, और बस दीदी आई है। फर्स्ट केस में मर्डर चार्ज से ऊपर क्या चार्ज लगता है, जी लेकिन दीदी। वो उसमें तो हम लोग बड़े खुश कि पापा के ऊपर मर्डर चार्ज, और फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा ही है, पापा के ऊपर मर्डर चार्ज लगा। अरे भाई ये कोई आदमी को शर्म आ जाए। दीदी, ये सब जो बातें आप बता रही हैं, ये मैं तो डायरेक्ट अनुभव कर पा रही हूँ कि जब उनकी कृपा होती है, तो चाहे कुछ भी हो, बड़े से बड़ी समस्या लगता है जैसे कि बस ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो आया है तो जाना है। तो और वो जब भावना होती है, तो डर भी निकल जाता है। और जब डर ही नहीं है, तो फिर क्या, फिर तो परम पुरुष ही मिल गए। तो एक फियर से बाहर जिंदगी आना, परम पुरुष के शरण में आना, और वो जो और इसमें पॉजिटिव। हमारा एक वो छूट गया दीदी, अगर आपकी परमिशन है तो मैं अरे बताऊं। दीदी, नहीं नहीं, परमिशन आप बोलिए। हाँ, तो हम वहां लोगों पे को जब सुनना अच्छा लगा। फादर सुप्रीम कोर्ट में केस करने गए थे, मम्मी थोड़ी उलझन में थी कि भाई इतने ऑनेस्ट ऑफिसर हैं, पैसे तो ज्यादा होते नहीं थे, तो कैसे होगा गुजारा, कैसे चलेगा, पापा का केस एडमिट हुआ कि नहीं, तो वो अपना पेटीकोट थोड़ा सा फट गया होगा, तो वो सिलाई कर रही थी। तो और विचार में थी, तो मम्मी को लगा कि बाबा पीछे खड़े हैं। मम्मी ने ऐसे देखा कि बाबा खड़े हुए हैं और फिर सिलाई कर रही हैं, मतलब थॉट पूरा इनग्रॉस था कि पापा का क्या हुआ। फिर देखा कि बाबा खड़े हुए हैं, फिर मम्मी बोली अरे बाबा खड़े हुए हैं? तो फिर देखा कि बाबा नहीं है। तो मतलब आप ये देखिए कि हर समय, उस समय, और ऐसा था कि लग रहा था कि अब अरेस्ट हुए, अब अरेस्ट हुए। फिर पापा ने लिख के ही फाइनली दे दिया कि मैं आनंद मार्गी हूँ और गवर्नमेंट करे। और पापा आए, बोले जरा मेरा अटैची पैक कर दो, क्योंकि पुलिस आती है तो 1 मिनट टाइम नहीं देती है और तुरंत अरेस्ट करके लेके जाती है। तो तुम मेरी अटैची, मेरा शेविंग ब्रश, टॉवेल, चादर और ये सब एक अटैची में पैक कर दो। आप सोचिए कि क्या माहौल होगा घर का। और लेकिन वो बाबा ने अरेस्ट होने नहीं दिया। और एक भाका बोलने वाले थे जो कुछ इंट्यूशनल साइंस पे, तो बोले कि इस समय तो मैं आपको देख रहा हूँ कि आपको जेल में होना चाहिए, और आप मेरे सामने बैठे हैं, ये भी देख रहा हूँ। बोले कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा। फिर वो कुछ देर सोच के बोले लगता है आपका, वो तो एस्ट्रोनॉमिकली सोच रहे थे, बोले लगता है आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है। तो पापा बोले हाँ मेरा गुरु बहुत स्ट्रांग है। पापा ने अपने गुरु को कहा, बोले हाँ मेरे गुरु बहुत स्ट्रांग। जी जी जी। वो बहुत ही, मतलब आप सोचिए कि क्या दीदी माहौल था। लेकिन वो ऐसे में पूरे विक्टोरियस होकर निकलना,
और सब लोग पापा इमरजेंसी में, फिर आप सोचिए कितनी बदमाशी भी करने लग गए थे कि कहते थे कि, और उस समय यह था कि ऑफिसर्स को ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। मेरे पापा बोलते थे आज हम रिसर्च कर रहे हैं, आज घर में बैठे मतलब भागते हुए ऑफिसर्स को देखा। और पापा, मम्मी कहती थी अरे तुम्हारी नौकरी में खा लेंगे, तुम कहाँ बैठे ऐसे करते हो, कभी जाते हो कभी नहीं जाते हो। हाँ और चेयरमैन बोलता था कि जिस दिन ये नहीं आते उस दिन मुझे लगता है कि मैं चेयरमैन हूँ, मतलब इमरजेंसी में। और ये आरा से जब जा रहे थे तो बड़ा बोर्ड ऑफिस में हल्ला मच गया। क्या? तो आज अग्रवाल साहब ने 5 अवधूत को भेज दिया तांडव करने के लिए, और इमरजेंसी में कोई भी दादा नहीं होंगे जो यूनिफॉर्म में अपने सन्यासी के और जाके डांस तांडव करके आए होंगे बोर्ड ऑफिस में। पर पापा जब गए तो सबने कहा कि 5 अवधूत आपने भेज दिए थे तांडव यहाँ करने के लिए, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। और पापा को आज तक वो मिस्ट्री नहीं समझ में आई कि कौन 5 आदमी आके डांस करके चले गए। फिर एक बार वहां पे पापा एयरपोर्ट में, फिर तांडव अलाउड हो गया था। बाबा ने कहा था मैं प्लेन में तब तक नहीं चढ़ूंगा जब तक तांडव नहीं अलाउड होगा। तो तांडव था तो पापा ने कहा कि बाबा अब मुंड उसका लेके डांस करते थे। तो बाबा, मुंड से डर नहीं लगता है उतना। तो बाबा ने ये कहा कि तुमने मुंड तो क्या देखे हैं जी, मुंड तो सड़क पे लुढ़के रहेंगे और तुम उछल उछल के चलोगे। ये बाबा का बोला हो। तो काफी बड़ा ब्लड बाथ आने वाला है। और बोले कि लेकिन फिर अब क्या बताया जाए, जो आएगा तब देखो जी लेकिन जी 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 हम लोगों की ड्यूटी वही है कि जो बढ़िया से प्राउड प्रतिष्ठित हो। और जी जी दीदी ये, जी। कि, बहुत ही अद्भुत दीदी, बहुत सुंदर आपका। मतलब मैं क्या बताऊं, अंत तक मतलब मेरे पास वर्ड नहीं है कि मैं एक्सप्रेस करूं। और जो भी बातें आप बोल रही थी मैं आपको बताती हूँ, मैं मेरे ससुर फादर इन लॉ बिंदेश्वरी दादा हैं तो जो अरे आप बात जी जी, एंड जब बोल रही थी और मेरे हस्बैंड यहाँ बगल में बैठे हुए हैं और हाँ, ये बोल रहे हैं कि हाँ मुझे भी याद है मैं छोटा सा था। और जो आपने बोला कि बाबा बाबा तुम बताते क्यों नहीं हो कि तुम ही भगवान हो। और वो जो लाइन बोली तो बोले कि मैं छोटा सा था मुझे याद है। और एक दो जो बातें आप जो भी बता रही थी तो बोले कि मुझे याद है वो सारी चीजें जो दीदी बता हाँ, रही हैं। तो हाँ, वो एक्सपीरियंस उनके साथ मेरा खुद का भी था दीदी। मैं तो मतलब पटना में मार्ग में थी। मेरे ददन प्रसाद हैं, उनकी मैं बेटी हूँ। तो मतलब हम लोग इतना जैसे बिंदेश्वरी दादा का जो था वो सारी चीजें हम लोग सुनते थे और हमें पता भी नहीं था कि क्या ये है। बट मेरे जब मुझे देखने के लिए आए तो हम लोग बहुत आश्चर्यचकित, क्योंकि वो तो बाबा बाबा करते हुए चिल्लाते हुए अंदर आते थे, आए और आंख बंद करके बैठ गए। तो हम लोगों को मतलब जो भी चीजें वो बोल रहे थे तो सब लोग वहां पे भावुक हो रहे थे, सेंटिमेंटल। और हम लोग ऐसे आश्चर्यचकित होकर के देख रहे थे कि क्या हो रहा है, पता नहीं ये तो ऐसे क्या होता है। और दीदी मेरे जीवन में भी उनके उनकी बातों का मुझे अनुभव है कि उनको मतलब अब मैं सोचती हूँ जब वो नहीं हमारे बीच में रहे तो मैं सोचती हूँ कि बाबा के उनके ऊपर क्योंकि जीवन दान मिला था, बाबा अपना 2 बार मिला था शायद, 2 या नहीं। जी 2 बार मिला। और मुझे जो जो चीजें दीदी बाबा ने बोला था वो मैंने देखा। मैं क्योंकि एक तो बाबा ये उदय दादा एक है, मार्गी हैं पटना के। उनको बाबा ने जब इनको जीवन दान मिला था तो बाबा बोले थे कि तुम इनके गार्जियन हो। और दीदी उनके अपने बेटे, बड़े बेटे नहीं थे वहां पे अवेलेबल। और उदय दादा की ट्रेन थी जिस दिन बाबा मेरे फादर इन लॉ ने शरीर छोड़ा। मैं खुद पटना थी क्योंकि मेरी छोटी बेटी होने वाली थी। और उस दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि तुम घबराना नहीं, तुम ठीक से रहना, ठीक से पूजा करना, पूरी जीवन पूजा तुम्हारा छूटना नहीं चाहिए, दूसरों को भी तुम ध्यान देना। तो ऐसे मुझे लगा कि हाँ पापा करेंगे। तो लगा कि जैसे बड़े लोग समझाते हैं तो वो समझा रहे हैं, मुझे तब नहीं समझ आया कि ये क्यों बोल रहे हैं, मुझे
कॉल किए। मुझे पता भी नहीं था कि उन्होंने कॉल कैसे लगाया, क्योंकि वो खुद कॉल भी नहीं लगा पाते थे। तो ये सारी चीजें मुझे मुझसे काफी आधा पौना घंटा उन्होंने मुझसे बात की, मुझे समझाए कि बाबा के पथ पे चलना, स्ट्रांग रहना, कभी भी डरने की जरूरत नहीं। तो इस तरह की बातें मैं सुन रही हूँ, और जैसे बड़े बोलते हैं तो सुनना है कि हाँ हाँ करूंगी करूंगी, हाँ जरूर समझूंगी, बच्चों को भी ध्यान देना, बच्चों को साधना मार्ग पे लाना, ये सारी चीजें। तो एक तो ये था। दूसरा मैं देखी कि जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा तो उदय दादा जाने वाले थे पटना। जब स्टेशन पहुंचे तो उनकी ट्रेन काफी लेट, मतलब कुछ देर पहले तक कंफर्म था कि ट्रेन आ रही है, और सडनली पता चला कि किसी स्टेशन पे कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हुई और ट्रेन रुक गई, और फिर उनको वापस आना पड़ गया घर। तो वो घर पे आए, उनके सामने उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा। तो मतलब वो जो बाबा ने जो गार्जियनशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो आंखों के सामने मैंने देखा। मतलब मैं सुनी कि वहां पे उदय दादा है, उनका फोन बाद में मेरे फिर आया, रात में कॉल आया कि तो मैं आवाज सुनी कि दादा तुम्हारे पापा हैं क्या? तो मैं बोली कि हाँ है। तो देने के लिए पापा को बोले कि तुम पापा को फोन दो। पापा को फोन दिए तो बताएं कि ऐसे सिलेंडर दादा नहीं गए। और चूंकि मैं प्रेग्नेंट थी तो लोग मुझे बता नहीं रहे थे कि इसकी तबीयत खराब हो जाएगी सुन करके। और मैं बहुत खुश थी कि मतलब मैं बोल रही थी कि पापा बहुत मुझे मानते हैं, हमेशा मतलब समझाते हैं साधना और इन सारी चीजों के लिए। और पापा को मैं बताती थी, मेरे पापा को इन सारी चीजें बहुत सुनना पसंद आता था। मतलब विंध्यश्री दादा और क्या बोले तुमको, कैसे तुमको प्यार करते हैं, कैसे केयर करते हैं, तो वो सारी चीजें मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता था। एंड मैं बताती थी बहुत कि पापा का देखिए फोन आया और ऐसे बोल रहे हैं। मतलब लगता ही नहीं था कि बेटी और पिता का रिश्ता हम लोगों का है। मेरे लिए वो लोगों से लड़ जाते थे कि नहीं मीरा यही पहनेगी, सलवार सूट ही पहनेगी मीरा, कोई इसको नहीं रोक सकता है। मैं ससुराल गई तो मैं सलवार सूट, उस समय मतलब कोई और सोच भी नहीं सकता है, मेरे लिए खुद वो सलवार सूट नाइट गाउन और वो सब ला करके दिया। और मैं कभी भी साड़ी ससुराल में नहीं पहनी। जब मेरी शादी 91 में हुई थी तब की बात है दीदी। एंड उस समय लोग साड़ियां पहनती थी, बट मेरी मदर इन लॉ के पास भी कुछ मतलब फिर वो बोलती थी कि कोई आएगा ना बाहर का गांव से तो तुम साड़ी चेंज कर, लेकिन उस पर भी वर्ड है कि साड़ी भी नहीं चेंज करेगी, ये सलवार सूट नहीं रहेगी, ज्यादा ज्यादा कुछ होगा तो सर पे आंचल। तो इस तरह की चीजें मतलब हम लोग मतलब लोगों को लगता है कि उस जमाने में शादी हुई थी तो, और हम लोग तो मतलब लगा ही नहीं कि क्या जमाना, मतलब वो आज के बच्चियां वो सारी चीजें नहीं देख सकती हैं जो मैं उस समय देखी। तो ये सारी चीजें हैं, अनुभूति है जीवन में, तो बहुत ही जब अद्भुत। उनको हम लोग ले गए थे तो जमालपुर के लोग उनको देखभाल करते थे, उन्हीं के साथ आते थे। और वो पापा को तो मालूम नहीं था, हम लोग तो नए थे, तो वो जी बोले हम चलेंगे, पापा उनको लेके चले आए। अब जमालपुर वाले तो बड़े परेशान कि बिंदेश्वरी दादा कहाँ गायब हो गए। जी 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 और पापा से बोले हम तुम्हारे यहाँ खाना भी खाएंगे। अब मम्मी तो सुबह खाना बना के आती थी, हम लोग छोटे ही छोटे थे। तो छोटा भाई तो बहुत ही छोटा था, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तो सोचिए 4-5 साल के होंगे। बड़ी बहन और 1-2 साल ऐसे करके सब बड़े थे। तो मम्मी सुबह ही खाना बना के कुकर में रख के आती थी। अब पापा बोले कि भाई ये खाना खाएंगे, तो मम्मी बोली कि खाना तो सब बना हुआ है, अब तो वहां पे कैसे, एकदम खाने का समय भी हो रहा है तो क्या बनेगा। पर बाबा की कृपा से इतना भी, और वो खाने जब वो बैठे तो बोले कि सुनो, जब तुम्हें लगे कि एक आदमी का खाना मैंने खा लिया है तो मना कर देना, क्योंकि मुझे अंदाज नहीं रहता। जी तो जी हमारे फादर, मम्मी पूछे दादा ये दे दे, तो बोले हाँ माँ और दे दो, वाह क्या खा रहा है क्या खा रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। फिर मम्मी बोले दादा दाल दे दे, हाँ और दे दो माँ दे दो। अब पापा थोड़ी देर बाद बोले कि मत और मत दो और मत दो, तो मम्मी बोली नहीं वो मांग रहे हैं तो तुम कह रहे हो और मत दो, ऐसे कैसे होगा। तो फिर पापा ने अंदर जाके बोला कि उन्होंने कहा है मेरी तबीयत खराब हो जाती है, ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना है, एक आदमी भर खाना खाएं। तो फिर बाबा बोले कि दादा हो गया। तो बोलेगा अच्छा ठीक, मतलब उस जी सेंस में नहीं। फिर उनको पापा छोड़ने गए तो तब जमालपुर वाले बोले कि अरे बाप रे, हम लोग इतने परेशान की बिंदेसी दादा कहाँ गायब हो गए। जी 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 जी। तो
तो दीदी एक और चीज मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले ही मैं उनको प्रणाम कर रही थी और उन्होंने बोले कि तुम बहुत अनमार्क का काम करोगी, और मुझे लगा कि क्या बोल रहे हैं, मैं क्या कर लूंगी, मेरी क्या क्षमता है। और ठीक है, मैं ना उस समय जितना बुद्धि थी मैं उसको ऐसे ही कि हाँ ठीक है। दीदी सडनली मेरी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट आना शुरू हुआ। मैं बाबा की बातें लोगों के पास बोलना शुरू की और सडनली मुझे बाबा की बातों को छोड़ करके और कुछ बात करना पसंद ही नहीं आने लगा। वो एक फेज आया और मैं जहाँ खड़ी होती थी बाबा की बातें शुरू हो जाती थी कि बाबा ऐसे हैं, अनमार्ग ये है, अनमार्ग, और लोग सुनते भी थे। मुझे आश्चर्य लगता था कि मेरी तो ये कैपेसिटी है नहीं कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूं और लोग मेरी बातें सुने। और ये चीजें दीदी बढ़ती गई। मैं जब दिल्ली आई तो मैं प्राउड के लिए मुझे एकदम से ऐसे क्रेज था कि प्राउड के लिए मुझे कुछ करना है। और हम लोग तुम नीरज की तुम आवाज ऐसे। नहीं आ रही। जी आ दीदी। गई। जी हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए, बीच में हाँ तो आवाज नहीं आ रही। उस समय उन्होंने बोला था कि तुम अनमार के लिए ये करोगी और ये काम करोगी और वो, और आज जब हो रहा है तो मुझे लगता है कि मैं तो नहीं कर रही हूँ, ये बाबा की ग्रेस है, वो कृपा है कि हम लोग से करवा रहे हैं। हमारी क्या कैपेसिटी है, हमारी तो कोई क्षमता नहीं। तो ये सारी चीजें वो उनको, क्योंकि बाबा सब लोग बोलते थे कि बाबा चूंकि अपना अंश दिए हैं तो उनमें बाबा तो बताते नहीं थे, लेकिन बाबा को लीला भी तो दिखानी थी किसी और के माध्यम से। तो शायद बिंदेश्वरी दादा को उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए चुनी थी हाँ और हाँ। वो दिखाते थे, वो बोल देते थे कि भविष्य में ये और होगा। वो ऐसे करके मार देते थे तो वो आदमी कंसंट्रेशन में चला जाता था। जी मालिक को जी उन्होंने मार दिया था तो वो कंसंट्रेशन में चला गया था। सोचिए, वो तो साधना भी नहीं लिए हुए था। जी। एक बार और वो पंडाल के बाहर सब लोग घेर के जो बैठे रहते थे, दादा लोग तो भागते थे कि बिंदेश्वरी दादा से दूर भागो। पर एक वो थी, कोई ऐसे ही मार गई थी, बोली कि तुमको बाबा को देखना, ऐसे करके उसको मार दिया। अब वो बोले, माँ तुम बाबा बाबा बोलो। तो पहले देखिए आवाज कैसे चेंज होती है, जैसे कुंडलनी उठती है। तो वो ऐसे बोल रही थी, बाबा बाबा बाबा। फिर उसके बाद धीरे धीरे बाबा 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 बाबा, मतलब म्यूजिक रिदमिक होते चला गया। और बाबा आए और चले गए। हम लोग तो अंदर पंडाल में चले गए, और वो जब हम लोग वापस आए तो वो वैसे ही बाबा बाबा, वो हमने उनका उसी लोहे भाव में। का भी छूट गया तो अंदर चले गए। कब और का निकल गए। भक्ति में भी बहुत पड़ी हुई। जी अच्छा, उसमें पटना धर्माचक्र की बात है कि हमारी नानी जी पूरी ब्लाइंड थी। जी तो वहां पे नानी जी को था कि बाबा कैसे दिख रहे होंगे, कुछ मन में होगा। तो वो यूं 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 कर रही थी, और मम्मी को लग रहा था कि इतने आगे तो लेके, वैसे जनरली हम लोग आगे ही जाके बैठने का कोशिश करते थे। पर चूंकि वो ब्लाइंड थी तो मम्मी ने कहा इनको कहाँ इतना कुदाते फंदाते ले जाएंगे, तो सबसे बैक में ही बैठी हुई थी। तो बोली दिख मम्मी बोली बाबा आ गए हैं, बाबा परम पिता बाबा की। तो वो बड़ा देखने का कोशिश यूं यूं कर रही थी, तो दिख नहीं रहा होगा। तो मन में इच्छा आई कि मुझे भी कुछ थोड़ा सा दिखते शायद। तो उनको पूरे दिखने लगे बाबा। फिर उन्होंने आके कहा कि वो उनके तो बिल्कुल मैदे जैसे बच्चे हैं, हाथ पैर एकदम पिंक हैं, और अंगूठी ऐसे टेढ़ी करके पहने हुए हैं। तीन मोती की कुछ अंगूठी है टेढ़ी। तो मम्मी बोली लो बाबा तो तुमको पूरे दिख गए। तो बोली ये नहीं, कभी कभी झलक सी आ जाती है। और बाद में स्वरूपानंद जी ने बताया कि इनकी इच्छा थी, तो बाबा ने कहा स्वरूपानंद को बताया था कि एक बूढ़ी महिला थी जी, उनका इच्छा थी कि बाबा को हम थोड़ा सा देखें, थोड़ा देख लें, थोड़े दिखे। तो वो हमने कहा थोड़ा क्यों, पूरा ही देख लो। ये बाबा ने स्वरूपानंद जी को बोला थोड़ा क्यों, पूरा ही देख लो। जी जी तो और फिर पूर्णिया धर्माचक्र में गए। उस पीरियड में बाबा सब जगह धर्माचक्र कर रहे थे। तो पूर्णिया धर्माचक्र में जब हम लोग गए तो बड़ा वैसा पंडाल बना हुआ था। गर्मी बरसात के दिन थे।
जी तो पंडाल बिल्कुल ही पतला ऊपर कपड़ा था। और जैसे ही धर्माचक्र का पीरियड शुरू हुआ तो बाबा प्रवचन दे रहे थे, तो मोटी मोटी बूंदे, मतलब थोड़ी मोड़ी नहीं, अच्छी, ऐसा लगा। तो हम लोग भी देखे कि ऊपर, बाबा ने भी देखा। अच्छा, मतलब ऊपर तो एक दादा थे, उन्होंने छतरी पकड़ के खड़े खड़े भी हो गए। तो पर बाबा ने कहा कि ऐसे हटा दिया उसको। और बारिश रुक गई। तो हम लोग को लगा कि बारिश रुक गई। हवा लेकिन खूब अच्छी ठंडी चलने लगी थी। तो हम लोग ने कहा कि बाबा ने मौसम बड़ा अच्छा कर दिया, बारिश हो रही है, रुक गई है। और ये तो धर्माचक्र के बाद, पूर्णिया धर्माचक्र जब बाहर निकले दीदी, केवल पंडाल का एरिया ही पे बारिश नहीं हुई थी। और वो फील्ड था बहुत बड़ा, पार्क टाइप से। उसमें जो लो लाइन जितने एरिया थे पूरे भर उसमें गए। इतना इतना पानी था। और वो नालों में और गड्ढों में घुटने घुटने भर तक पानी था। हम लोग को यही नहीं समझ में आया कि वो पंडाल पे एक बूंद दो बूंद के अलावा कुछ गिरा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बाबा ने पूरे पंडाल पे ही छतरी लगा दी। और फिर दादा ने बताया कि यहाँ पे जो इतने लोग थे, बहुत पूर्णिया में जो मार्गी आए थे वो बड़े लो उसके फाइनेंशियल के उसमें थे। तो उन लोग को सबको रात में वहीं पे रुकना ही था पंडाल में। तो बोले कि उन लोग को बहुत दिक्कत हो जाती। इसलिए तो बाबा हाँ, बाबा ने वहां पे उनका अरेंजमेंट किया। ट्राई कर जी दिया था बिल्कुल। और बस हवा और प्लेजेंट इतना मौसम था। और जी ये एक बार नहीं हुआ, ये मौसम वाला तो चमत्कार बहुत ही बार हुआ। जी जी हाँ जी 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 हाँ, ये मौसम का चमत्कार तुम लोग ने कई बार देखा है। जी जी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत। और हमें लगता है कि आपके पास अनुभूतियों की भंडार है, मतलब अरे नहीं अनुभूतियां दीदी, नहीं, सभी के अनुभूतियों की पास है। भंडार। ऐसा ऐसा है कि जो भी बाबा के गाने में ही लिखा हुआ है, हम नजरों को नजराना दिए गए। जी उनको नजराना चलता ही रहता है। चलता ही रहता है। तो ये मुझे लगता है कि ये कारवां और रुकने वाला नहीं है। क्योंकि हम लोग और सुनना चाहते हैं दीदी को। जी तो जी अगले वेडनेसडे अगेन हम लोग चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि दीदी हाँ। आए और भी ये ना अपने। एक्चुअली रिकॉल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो इतने लंबे पीरियड का है। और वो इन बातचीत के दौरान अपने आप ऐसे एक आती आ जाती जाता है। है। जी जी हाँ। अब जैसे वो कल्याणी दीदी को बाबा ने कहा कि अग्रवाल आते हैं और पांचों आते हैं। अब उनको मालूम था कि छह हैं इन लोग तो टोटल, मतलब दो मम्मी पापा और चार बच्चे। तो जी उनको लगा कि किसी का शायद कुछ हो गया है। अब वो बेचारी बहुत घबरा गई, कि डर गई कि ये अग्रवाल साहब का कोई शायद बच्चा नहीं रहा, क्या जी है। जी 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 जी। तो आके बोल रही है कि दीदी आपके बच्चे बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं?" मम्मी ने कहा कि ये बाबा आज बोल रहे थे कि अग्रवाल आता है, पांचों आते हैं। तो मम्मी बोली हाँ दीदी, हम लोग पांचों यहाँ पे हैं और गीता तो वहां है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो छह हैं। तो वो बोले नहीं, गीता तो लखनऊ में पढ़ती है। तो बोले ओ, तभी तो आज मैं बहुत डर गई थी को पता नहीं बाबा पांचों को क्यों बोले। तो ऐसा जी जी मतलब बड़ा बड़ा मजा, मतलब जी 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 जी। बहुत। भारती दीदी बार बार एक्साइटेड है, हैंड रेज कर रही है। भारती दीदी आप अनम्यूट करें और बोले। नमस्कार दीदी, नमस्कार आप नमस्कार। सभी को। नमस्कार। बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं। इतना भावपूर्ण एक्सपीरियंस है दीदी का। उसी क्रम में दीदी फ्यूचर के बारे में बोल रही थी, और मेरा हमेशा से क्वेरी रहता है कि कब प्राउड आएगा, कब अच्छा हम लोग समाज, बाबा का जो मिशन था अर्थ पे आने का, वो कब फुलफिल होगा। बाबा हम लोग पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं, तो हम लोग कब कर पाएंगे, इसका कुछ हिंट दिए बाबा, कब तक अप्रोक्स। ये हम उदय दादा से भी पूछते हैं मेरा दीदी तो उनका भी एक काफी और ज्यादा चीज असर है है। कि बाबा ने ये कहा था पापा से कि मैंने जो सनातन चीज है, जो खत्म नहीं होगी और एवर एग्जिस्टिंग है, उसको आनंद मूर्ति के नाम से लिखा है। और जो प्राउड, जो और थ्योरीज हैं, चाहे गाने हैं चाहे कुछ है, वो प्रभात रंजन सरकार के नाम से जो लिखा है वो टेम्पररी है। क्योंकि पापा ने ऐसे कहा बाबा प्राउड जो है वो तो बड़ा वैसा है कि ये सब मिनिमम गारंटी ये वो कैसे होगा।
बाबा इम्पॉसिबल सा लगता है। तो बाबा बोले कि वो प्रभात, देखो प्राउड मैंने प्रभात रंजन सरकार के नाम से लिखा है और वो इस पीरियड के लिए है। बोले 500 साल बाद इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। ये बाबा के मुंह से कहा हुआ था मेरे फादर को। तो बोले कि लेकिन ये इस पीरियड के लिए इसका बहुत मतलब है और ये होना चाहिए, और इसीलिए हम लोग को फ्यूचर नहीं, उतना 500 साल बाद तो अलग सोसाइटी होगी, अलग थॉट्स होंगे, उस वो लोग अपना। तो इसलिए ये एवर ग्रोइंग साइंस है और इसमें हम लोगों को पूरा मजबूती से वर्क करना है, प्रतिष्ठित थैंक यू करना है। दीदी। दीदी हम एक चीज और सुने थे कि 2000 से 2020 तक डिजी इलेक्ट्रॉनिक एरा रहेगा, काफी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वगैरह गैजेट्स वगैरह यूज होंगे, और वाकई हम लोग देखे, और सबके आंख पे, मैक्सिमम के आंख पे चश्मा चढ़ जाना है, ये भी बोले और मेरा भी चढ़ा। फिर बोला गया कि 20 से 40 के बीच में डिजीज एरा होगा, और बिल्कुल वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो एकदम स्वस्थ हैं उनको भी देख रहे हैं छोटा मोटा कुछ ना कुछ हो रहा है। डायबिटीज तो बहुत कॉमन है, थायराइड बहुत कॉमन हो गया अब घर घर में। तो और उसके बाद बोला गया कि 40 से 60 के बीच में वो जो होगा प्राउड गवर्नमेंट को लेकर के काम होगा और उसी वक्त आएगा। तो क्या ये सही सुना है मैंने? आप कुछ बाबा ने ये एक्सपीरियंस। कहा था कि रातों रात प्राउड आ जाएगा। हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल। बिल्कुल। और वो नरमुंड का जो आप बात की थी वो भी हम सुने थे कि गांधी मैदान ने बोले थे कि एक समय आएगा कि वही जैसा आप बता रही हैं कि पूरा का पूरा नरमुंड ही रहेगा चारों तरफ, और मतलब बहुत भयानक स्थिति आने वाली। स्पेसिफिक तो हमारे फादर से नहीं कहा था। हमारे फादर से कहा था तुमने मुंड तो क्या देखे हैं जी, ये एयरपोर्ट पे ये कहा था बाबा ने, जब कहा कि बाबा मुंड से अब डर नहीं लगता है, तो उन्होंने कहा मुंड तो तुमने क्या देखे हैं जी, मुंड तो सड़क पे पड़े रहेंगे और तुम उछल उछल के चलोगे ये। हाँ दीदी, तो तो यही हम भी सिमिलर सुने। तो बिल्कुल दीदी, हम लोग को बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए। और हम भक्त समाज मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें एक ऐसा आर्टिकल था, उसमें यही था कि उस समय बस वो 16 पॉइंट, या यूं कहें कि 2 टाइम भी कोई मेडिटेशन कर रहा है, और जो आप कहीं मोरालिटी, बिल्कुल सही बोला आपने कि वो बहुत सिंपल है, और इमोरल होना ज्यादा टफ है। मैं खुद गवर्नमेंट में डिप्टी कलेक्टर हूँ दीदी, और काफी आप जान ही रहे हैं अभी के सिस्टम में काफी ज्यादा करप्शन होता है, और हम देखते हैं ऑनेस्ट रहना ज्यादा इजी है, पर फिर भी पता नहीं लोग ना डिसऑनेस्ट के लिए इतना होड़ क्यों लगाए हुए हैं, नहीं और नहीं, बहुत कई बार दुविधा होता है। और डिसऑनेस्ट की होड़ नहीं, एक्चुअली रोलिंग फ्रिक्शन। आप नीचे जाएंगे तो फ्रिक्शन नहीं है, आप ऊपर आप पिल जाएंगे तो हमेशा साधना आपको ऊपर ले जाएगी। बिल्कुल विद्या, बिल्कुल। अविद्या की तरफ जाएंगे तो आप बड़े खुश रहेंगे ही। लेकिन हम्म। वो बाबा ने कहा ना कि वो धोबी पछाड़ है, ऊपर से नीचे आने में कितनी जोर से पटकन लगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। बहुत अच्छा लगा दीदी, आप बहुत प्यार से और बहुत क्लैरिटी से बता रही थी, तो बहुत जी अच्छा लग जी रहा था सुनना। और सही बिल्कुल। बोली मीरा दीदी भी कि मन कर रहा है बस सुनते ही रहे आपका, और समय थम जाए। जी नमस्कार दीदी, बाबा नाम नमस्कार की। जी, समय समय थम ठीक है जाए। दीदी। और दीदी, एक एक शब्द में क्लियरिटी, एंड जो आप बोल रही थी वो सत्य महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं पे कुछ भी चीज इधर उधर है। मतलब 200 आपकी मेमोरी की मैं दाद दूंगी। आपके बोलने का जो जो कैपेसिटी, मेमोरी नहीं इस थी भी उस समय, बाबा की गिफ्टेड मेमोरी थी, क्योंकि हम लोग सुबह भी वहीं रहते थे, शाम भी बाबा के पास रहते थे। पढ़ाई लिखाई तो आप सोच लीजिए, सब कोई इंटर में था, कोई बीए में था, इस तरह से पढ़ाई लिखाई तो सब बाबा ही के पास होती थी। और मन में डर, ऐसे से डर भी लगा रहता था कि भैया पास हो गए। पर बाबा को छोड़ भी नहीं सकते थे, पहुंचना भी था। और आप ये देखिए, बाबा कुछ बेईमानी करवा ही देते थे, फर्स्ट क्लास से कोई सेकंड क्लास आता। हाँ जी, मीतू दीदी कुछ बोल रही है। मीतू दीदी। जी 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 दीदी, लैपटॉप पे मुझे कहीं भी हैंड रेस कभी कभी नहीं दिखाई देता। तो नमस्कार मुदिता दीदी, मैं मीतू सिंह बोल रही हूँ। एक्चुअली मैं मीरा दीदी के अकाउंट से जुड़ी हूँ। हाँ तो आपको सामने मीरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, बट मैं मीतू बोल रही हूँ। तो हाँ एक तो बहुत 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 धन्यवाद, फर्स्ट टाइम आपसे सुनने को मिला। वैसे तो बहुत बातें हुई हैं मेरी आपकी पहले, लेकिन इस अच्छा। तरह की हाँ अनुभूति
पहचानी आप? अभी तो मेरी परसों आपसे बात हुई थी। आज की अच्छा आपसे बात हुई थी। अच्छा नीतू हाँ सिंह बोल रही हूँ ना, प्रतीक की मम्मी है ना आप। मैंने कहा था हाँ मैंने आपको प्रतीक की मम्मी के नाम से जानती हूँ। हाँ अच्छा हाँ दीदी। हाँ 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 हाँ, तो दीदी बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यही मैं कहना चाहती हूँ। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग कि आज की क्लास में आप हमें इतना ज्यादा भाव विभोर कर देंगी। सबके पास अनुभूति होती है, बट आपने जिस तरह से एक एक चीज को वीविंग की, बहुत सुंदर रही। और जैसे मीरा दीदी कह रही हैं कि ये क्लास आज फिनिश नहीं हुई है, नेक्स्ट वेडनेसडे ठीक 3 बजे दीदी आप प्लीज फिर से आइए और हमें और भी अनुभूति सुनाइए, जब तक हम लोगों का मन नहीं भर जाता। जब दीदी ये तो वो ना यस दीदी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब आप लोग सुनाइए, आप लोग के पास भी खजाना है, लूटने के लिए हम लोग खड़े हैं कथा। दीदी हमारी हर ट्यूसडे और वेडनेसडे को यहाँ पर 3 बजे क्लास होती है। हाँ तो आजकल हम लोग संस्कृत की क्लास सिखाने का क्लास कर रहे हैं, वो तो खैर अब थोड़ा एडवांस स्टेज में है। लेकिन अभी आनंद सूत्रम पे हर वेडनेसडे को क्लास होती है। अभी इन दिनों ब्रेक दिया हुआ है। तो मेरी अच्छा आपसे ही रिक्वेस्ट है दीदी कि आपको भी, जैसे आप कल ही जीपी में भी जुड़ी हैं, तो जब जब आप लिंक देखें तो प्लीज आप हमारे साथ जुड़िए और हम लोगों को सिखाइए। ये बहुत जरूरी है। बगैर भक्ति साधना की कोई वैल्यू नहीं है, जब तक इंसान के मन में परम पुरुष के लिए प्रेम, अपनत्व ना पैदा हो। और वो सब आप ही लोगों की तरफ से ही हम लोगों को मिलेगा। तो आप हर क्लास में दीदी दीदी जरूर आए। आप लोग खुद ही दिग्गज हैं दीदी। प्रेम तो बाबा को याद करते जाइए, बस प्रेम अपने आप ही आ जाएगा। पता नहीं वो तो वहां पे छतरी बस नहीं लगानी है। बस कृपा। बस 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 बस। तो तीसरा दीदी दीदी एक्सक्यूज मी, अनम्यूट करी थी। दीदी एक्सक्यूज मी। जी 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 दादा। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। दीदी मैं लाल सिंह बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। जी मेरी एक क्यूरीज है, जो दीदी ने कहा था ना कि जो आंख की नजर बढ़ने के लिए बीच हाँ में हाँ बोलते ना गोभी का फूल। हाँ। गोभी के फूल का ऊपर का पोर्शन, मतलब डंठल वंठल नहीं, खाली फ्लावर, ऊपर का जो जो फूल है। मतलब जो पूरा, जिसे पूरा जो बन जाता है ना, गोभी तैयार हो जाती है। गोभी तैयार हो गई तो आप एक गोभी का ऊपर से वो जो थोड़ी जो देसी टाइप की पीली पीली गोभी है, बेसिकली पीला सब चीज लेना। तो गोभी का हाँ जी ऊपर से स्क्रैप करके निकाल लेना है फूल, ऊपर से काट के। ठीक है। हाँ जी फिर उसमें जो चने का साग है, हाँ जी और ऑरेंज टमाटर, बाबा ने स्पेसिफिकली ऑरेंज कलर का टमाटर बोला है, नॉट रेड। ठीक है। बाबा ने उसको कहा है लाल नहीं, ऑरेंज। बाबा ने इसको ओके। इम्फेसाइज किया था। और हाँ उसमें जी बस वही नींबू नमक सैलेड की तरह आपको खाना है। दीदी बिना अच्छा कुक ठीक किए, है दीदी। मतलब सिंपल चॉप करके और ऐसे अनकुक। दीदी हाँ, एक पार्डन। हाँ नहीं, मैं ठीक है, बोल रही थैंक हूँ यू कि दीदी, कुक बहुत बहुत नहीं करना धन्यवाद। है ना, उसको पकाना हाँ नहीं ठीक है, है। समझ गया। मेरा यही डाउट है कि मैं पकाना तो नहीं है। सलाद की तरह खाना है। सलाद ठीक है जी, लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। हाँ या ओके, नमस्कार नमस्कार। हाँ। तो आप लोगों को भी कुछ वो बाबा ने मेडिसिन वगैरह बताई हैं। लेट अस मेक अ फोरम जिसमें वो मेडिसिन पोस्ट कर देनी चाहिए, ताकि और जनरेशन्स को ये जो बाबा के जो टिप्स हैं, जी वो जैसे कि वो चंदन तुलसी, बाबा ने कहा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ टीबी को क्योर करने जी का जी क्षमता जी रखती है। तो ये सब चीजें जिनको भी पता है, काइंडली वो इस फोरम पे डालते रहें। जी और एक दादा जो थे उनको बहुत सारे मेडिसिनल बताए थे, जो धर्मेंद्र राव हैं शायद पटना में, जी अब तो शायद नहीं रहे, जी पर उन्होंने उस बुक में लिखा था। तो वो एक आध चीज यहाँ बता रहे थे, तो हमने कहा था कि दादा उन्होंने कहा था कि तुम लिखो, और ये बुक बाबा का इंस्ट्रक्शन था। तो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने एडिट कर लिया, और काफी एजेड थे उस समय। पर और जैसे ही उन्होंने का एडिट वगैरह सब कर लिया था तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अब ये बुक पब्लिश हुई है या नहीं हुई है मुझे नहीं मालूम, पर बाबा ने उनको बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था। तो अगर किसी को अवेलेबल हो तो फोरम पे डाल के उस बुक का नाम
ताकि लोगों को वो बाबा के Absolutely. जो चीजें हैं वो प्रिजर्व्ड रहें, जी खत्म ना हो। जी 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 ये कोशिश करनी चाहिए। जी दीदी। और एक अभी भी जी शायद किसी ने पोस्ट किया था, तो उसमें जो है काल मेघ में वो दो बताया था कि वो लीवर की टॉनिक्स में, तो वो बताया था कि इंद्र जौ नहीं काल मेघ की पत्ती का कुछ। तो अब वो डिफरेंस वही दादा बता सकते हैं, क्योंकि हमारा वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है। जी तो वो मतलब एटलीस्ट हम लोग ये भी प्रयास करेंगे जो बाबा ने चलते चलते मेडिसिन बताई हैं उसको भी प्रिजर्व कर दें। कहीं से। जी बहुत जरूरी है। हाँ जी बहुत जरूरी है। तिस्या दीदी जी तिस्या दीदी अनम्यूट करी हैं जी जी। मैं यही कह रही थी कि दीदी के एक्सपीरियंसेस बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी तरह से बताए उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग फिर से उसी समय में पहुंच गए हैं बाबा जब थे। तो बहुत ही सुंदर था आपका दीदी विवरण। और प्लीज आप जरूर वेंसडे को फिर से कुछ और बताइए जो आपके और कुछ बचा हो आपके बहुत भंडारे में। जी जी हाँ। बहुत दीदी रियली ये मतलब ग्रुप रिक्वेस्ट है। मेरा ओनली हाँ मेरा नहीं है, मेरा तो है ही, लेकिन साथ हाँ साथ बहुत सारे लोगों का ही रिक्वेस्ट आ रहा है। और दीदी आप मतलब हम लोग जो अनुभूति कर रहे हैं मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि आप किस तरीके, क्योंकि अभी तक हमने बहुतों को बुलाया, बहुत लोगों को, लेकिन जो आपकी जो बोलने की और जो कला है और जिस तरीका। तरीके से आपने ये प्रेजेंट कला किया तो वो नहीं है, चीज क्योंकि रेयर मैं होता है। खुद ही शेकी हो रही थी कि पता नहीं क्या बताऊंगी। मेरे को तो कभी अनसिस्टमेटिक तो मैं बाबा का कुछ भी मतलब इधर उधर बोलते बोलते बोल जाऊंगी, पर सिस्टमैटिकली बोल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि ये अभी राढ़ का जब बता रहे थे ना, तो मेरे फादर को आनंद नगर में लेके घुमाने ले गए थे मेरे फादर को। तो बाबा एक हमारे अब ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी मार्गी हो गए। तो उनको बताया कि यहाँ पे वॉल्केनिक वो जो है माराफाड़ी हिल्स है। जी तो वहीं पे बोकारो या आनंद नगर के आसपास है कहीं। हम लोग उस समय जी फील्ड वॉक में तो लेडीज अलाउड नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं मालूम। माराफाड़ी हिल्स है, तो पापा लोग के साथ बाबा गए थे माराफाड़ी हिल्स देखने। फिर बाबा ने कहा कि यहाँ जो नीचे है, यहाँ पे वॉल्केनो जो बहे थे, बोले कि वो माराफाड़ी जो है वो एक्चुअली मरा पहाड़ी था, जी ओके। डेड वॉल्केनोज। तो वो हम्म। धीरे धीरे इरोड होते चला गया है, और ये इसलिए मारा फाड़ी लोग बोलना वॉल्केनोज जो शुरू। है वो है। जी तो माइनिंग इंजीनियर हम लोग के एक रिलेटिव थे, तो वो भी आनंद नगर, वो थोड़े डिप्रेशन में थे, तो मेरे फादर उनको ले गए थे कि चलो आनंद नगर में तुम पिकनिक करना। और वो तो वो भी गए। तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम जानते हैं ये यहाँ पे वॉल्केनिक रॉक्स हैं ही नहीं, और ये सब वैसा है। तो मतलब फिर कुछ ऐसा हुआ कि अब दीदी वो तो एक अलग ही कहानी चालू हो जाएगी। जी तो दीदी, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो सुनेंगे। दीदी टू बी कंटिन्यू। मैं वो सुनूंगी अभी नहीं, क्योंकि फिर उसका जो क्यूरियोसिटी है वो एक सप्ताह बना रहे सबका। और नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग इसी कहानी पे जहाँ दीदी ने स्टॉप किया, तो मैं जल्दी से सोची कि मैं रोक दूं और उसको हम लोग नेक्स्ट वेडनेसडे हम लोग सुनेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल। कैसे हाँ वो कहानी आगे बढ़ी और कैसे उस पर मतलब क्या क्या बाबा बताए, उनके रिएक्शन पे बाबा का क्या एक्शन हुआ, किस तरीके से वो सामने आया, तो वो सारा सुनूंगी, सुनना चाहूंगी। तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगला वेडनेसडे फिर से हम लोगों के बीच में मुदिता दीदी होंगी। आप लोग सब जरूर जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए। और जो आज की रिकॉर्डिंग है इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी और आप लोगों के बीच में मैं शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू तो दीदी, नमस्कार। नमस्कार, Thank थैंक्स टू ऑल दीदी। हाँ कल हमारा इवनिंग में 8 बजे अमृत आश्रमानंद दादा का एक प्रोग्राम है रात को 8 बजे, साधना एंड समाधि। पूरा स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो हमें कैसे करनी है उसके ऊपर। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको जुड़े, और जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं
प्लीज इसकी मैसेज को मैक्सिमम लोगों तक स्प्रेड कीजिए, सो दैट इस चीज का लाभ जो है वो सभी लोग उठा सके। जी ये कल सारी क्लासेस कल बहुत इम्पोर्टेंट है। जी कल शाम को 8 o'clock आप लोग सब लोग जरूर जुड़े, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। एंड दादा इज रियली क्वालिफाइड, ही इज MA इन इंग्लिश एंड बाबा की बहुत सारी चीजों को उन्होंने यौगिक चिकित्सा तक द्रव चिकित्सा को तमिल और अपने कन्नड़ लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं कल जब बाबा दादा का इंट्रोडक्शन दूंगी तो विल शेयर, एंड दादा हम लोगों के बीच में होंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोग जरूर जुड़े। एंड इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू मीतू दीदी, थैंक यू ऑल दोज हु ज्वाइन और सपोर्ट हम लोगों को करने के लिए। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार। धन्यवाद मीटू दीदी एंड मीरा प्रकाश दीदी को। थैंक यू नमस्कार। नमस्कार।